हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। गुड मॉर्निंग मंकर, अपूर्व, गिने, शीनम, आदित्य, ऐश्वर्या, शैलेश, नील, नील सॉरी, पापा का नाम शैलेश जी है। चलिए नील, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे को लग रहा था अब तक तो बच्चे काय के लाइव आएंगे करके, ठीक है, चुपचाप घर पे बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे, बट तो भी तुम लाइव आ रहे हो। वाओ। देवांशी, लाइव में हो जाता है ना ऐसे फटा। मनीषा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब भी तुम लाइव आ रहे हो यार। चलिए, तो सबसे पहले आपका जो ये वाला वॉल्यूम है, इस वाले वॉल्यूम का जो लास्ट 2 पेजेस पड़े हैं, 2 पेजेस बचे हैं, वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 2 पेजेस जो लास्ट वाले पड़े हैं वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद श्रेयांश आगे पढ़ेंगे। चलिए, तो आ जाइए सब लोग। एक सेक्शन है 170A करके, और 170A सेक्शन क्या बोलती है? दैट इज इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल और कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है पता है? मैं आपको बताऊं इसका मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि अगर आपका रीऑर्गेनाइजेशन होता है बिजनेस का, और बिजनेस का रीऑर्गेनाइजेशन मतलब मर्जर, अमलगमेशन करके, ठीक है, अमलगमेशन वगैरह, वो अमलगमेशन वगैरह हो जाता है, लेकिन उसकी जो अप्रूवल है वो अप्रूवल बाद में आती है। देयर में भी पॉसिबिलिटी। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो फॉर एन एग्जांपल यहां पे हुआ क्या कि लाइक एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड, और एक कंपनी है जिसका नाम है एच के लिमिटेड। मान लो बीबी लिमिटेड, एच के लिमिटेड। अब हुआ क्या, बीबी लिमिटेड एंड एच के लिमिटेड, ये दो कंपनियां हैं। बीबी लिमिटेड एच के लिमिटेड के साथ अमलगमेट हो गई। अब एक बात समझना, जब भी अमलगमेशन होता है तो इस पुरानी कंपनी के लॉसेस है वो नई कंपनी को मिल जाते हैं। और मान लो अमलगमेशन हो गई 1 अप्रैल 2022 से, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर लेटर पार्ट में आया। अब एक बात समझिए, कोर्ट का ऑर्डर जब लेटर पार्ट में आया, कोर्ट का ऑर्डर है वो बाद में आया, और जब तक इसका जो कोर्ट का प्रोसीडिंग चलता रहता है इसका ऑर्गेनाइजेशन का, तब तक क्या होता है कि ये एच के लिमिटेड अपना रिटर्न है वो अपने हिसाब से फाइल करती है। पुरानी कंपनी के लॉसेस वगैरह है वो सेट ऑफ नहीं करती है जब तक कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता, क्योंकि अमलगमेशन ये करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2022 से, बट बहुत बार कोर्ट का ऑर्डर 2024 में आया, 2025 में आया। तो सर एक बात बताओ, ऑलरेडी जो एच के लिमिटेड है उसने तो अपना रिटर्न फाइल कर दिया होगा। देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि उसने तो अपना रिटर्न फाइल कर दिया होगा, उसका असेसमेंट भी कंप्लीट हो गया होगा। अब एक बात बताओ, अब मान लो कोर्ट ने मंजूरी दी अमलगमेशन की, और कोर्ट ने मंजूरी दी 1 अप्रैल 2022 से, तो सर एक बात बताओ, इस पुरानी कंपनी के लॉसेस जो है वो पुरानी कंपनी के लॉसेस नई कंपनी को मिलेंगे, नई कंपनी उसको सेट ऑफ करेगी, बट अभी तक तो किया ही नहीं था, और आपने ऑलरेडी रिटर्न भी फाइल कर दिया था, आपका असेसमेंट भी हो चुका था। तो अब यहां पे ये सेक्शन ये बोलती है कि आपका वापस से असेसमेंट होगा। यहां पे जो कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसका इफेक्ट दिया जाएगा एओ के द्वारा। तो ये जो सेक्शन है दैट इज द सेक्शन 170 है। एक बार अपन इसको पढ़ते हैं, इजीली आप समझ पाओगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ द बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन, अगर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, वेयर प्रायर टू द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऑर्डर से पहले, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से पहले, या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो आईबीसी 2016 में उसके ऑर्डर से पहले, एज द केस में बी, एनी रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड बाय द सक्सेसर अंडर सेक्शन 139। सक्सेसर का मतलब यहां पे एच के लिमिटेड, क्योंकि ये वाली कंपनी इसके साथ अमलगमेट हो रही है तो ये सक्सेसर हो गया। अब इसने रिटर्न फाइल कर दिया। फॉर एनी असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर टू विच द ऑर्डर अप्लाइज, मींस उस ईयर का रिटर्न फाइल कर चुके हैं जिसपे ये ऑर्डर अप्लाई हो रहा है। जैसा हो सकता है ना भैया, यहां पे जजमेंट आया वो 2025 में आया और बोला कि चलो अमलगमेशन को हम मंजूरी देते हैं 2022 से, 2022 से। तो भैया यहां पे प्रीवियस ईयर 22 23 22 23 23 24 का तो रिटर्न भी आप फाइल कर चुके होंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, तो देखिए, successor shall furnish within a period of 6 months from the end of the month in which the order was issued
जब वो कोर्ट का ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर जिस महीने में इशू हुआ है उस महीने के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, मॉडिफाइड रिटर्न। और वो मॉडिफाइड रिटर्न आईटीआर ए में जाएगा। एक आईटीआर ए करके इलेक्ट्रॉनिकली एज पर द ऑर्डर के हिसाब से आपको मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और जब आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किया तो उसके बेसिस पे अब असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आपका असेसमेंट करेगा। अगर ऑलरेडी असेसमेंट हो चुका है तो वो आपका रीअसेसमेंट करेगा, असेसमेंट नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, जो भी तुम्हारा असेसमेंट होने वाला है वो मॉडिफाइड रिटर्न के हिसाब से ही करेगा। तो देखिए कंप्लीटेड असेसमेंट में क्या होगा, AO has to file, pass an order modifying the assessment or reassessment proceeding as per the modified return। और जो pending assessment होंगे AO has to proceed to complete the assessment or reassessment proceeding as per the modified return only। business reorganization का मतलब होता है amalgamation, demerger या merger of business और one or more। तो कुल मिला के amalgamation, demerger है उसको बोलते हैं हम business reorganization। यहां पे एक एग्जांपल दिया है कि जैसे A लिमिटेड मर्ज विद द B लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, वाइड ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट ऑन द 1/11/2023 को ऑर्डर आया। अब ऑर्डर आया 1/11/2023 को एंड B लिमिटेड हैज ऑलरेडी फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 ऑन द 30th October 2023। देन B लिमिटेड हैज टू फाइल द मॉडिफाइड रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24 इन अकॉर्डेंस विद एंड लिमिटेड टू द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट ऑन और बिफोर 31st May 2024। तो यहां पे टाइम लिमिट क्या है, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच ऑर्डर इज इशूड। जब हाईकोर्ट वगैरह का एनसीएलटी का ऑर्डर आता है, ऑर्डर जब इशू होता है, ऑर्डर इशू हुआ उस महीने के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर है वो मॉडिफाइड रिटर्न सक्सेसर कंपनी को फाइल करना रहेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे एक और सेक्शन दे रखी है 89A की रिलीफ। और मैं बताऊं ये 89A की रिलीफ एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव इतनी ज्यादा जरूरी है नहीं, बट आईसीआई ने इसको दे रखा था कहीं पे तो मैंने यहां पे ले लिया लास्ट में करके। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन इन इनकम फॉर फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन द नोटिफाइड कंट्री। पहली चीज तो यहां नोटिफाइड कंट्री कौन है, नोटिफाइड कंट्री है कनाडा, यूएसए एंड यूके। इसमें होता क्या है मैं आपको अभी बताता हूं, थोड़ी देर रुक जाइए। नोटिफाइड कंट्री में यहां पे कनाडा, यूएसए एंड यूके 3 कंट्री नोटिफाइड है। यहां पे स्पेसिफाइड पर्सन कौन होना चाहिए, तो ऐसा कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया है, अभी रेजिडेंट है, ओपन अ स्पेसिफाइड अकाउंट इन द नोटिफाइड कंट्री। नोटिफाइड कंट्री में उसका एक स्पेसिफाइड अकाउंट है, वाइल बीइंग नॉन रेजिडेंट इन इंडिया एंड रेजिडेंट इन दैट कंट्री। वो पहले क्या था, उस कंट्री में रहता था, वहां का रेजिडेंट था, इंडिया का नॉन रेजिडेंट था। कहां का रेजिडेंट था, या तो कनाडा का था, यूएसए का था, यूके का था, और उसने वहां पे स्पेसिफाइड अकाउंट खोला है। स्पेसिफाइड अकाउंट का मतलब क्या होता है मैं बताऊं, an account maintained in the notified country by specified person in respect of his retirement benefit and the income from such account is not taxable on the accrual basis but is taxable by such country at the time of withdrawal or redemption। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आप एग्जांपल से समझने की कोशिश करिए। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको मैं इजीली समझा दूंगा। देखिए एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर राज, राज करके एक बंदा है। अब ये राज जो है ये क्या हुआ, पहले जॉब करता था फॉर एन एग्जांपल यूएसए में, यूएसए में जॉब करता था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूएसए में जॉब करते हैं, तो पहले वो यूएसए में जॉब करता था, इंडिया का बंदा था बट यूएसए में जॉब करता था, यूएसए ही रहता था। और उसने जॉब किया 2001 से लेके एंड 2000 एंड फॉर एन एग्जांपल 18 तक, 2018 तक जॉब कर दिया, वहां पे जॉब किया, वहां पे जॉब किया। अब उसके बाद क्या हुआ, 2000 मान लो 20 को वो इंडिया शिफ्ट हो गया, तो इंडिया का क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। अब एक बात समझना, होता क्या है, आप पहले यूएसए के रेजिडेंट थे, आप यूएसए में रहते थे 2001 से 2018 तक, 18 साल आप यूएसए में थे, और यूएसए में आपकी इनकम वगैरह टैक्सेबल होती थी, इंडिया में नहीं होती थी, इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट थे। लेकिन 2020 में क्या हुआ, आप इंडिया के रेजिडेंट बन गए। अब एक बात समझना, जब वो वहां जॉब करता था तो अब उसको पेंशन वेंशन मिलेगी, पेंशन है, फिर आरपीएफ वगैरह वहां होता होगा, ऐसा करके आरपीएफ है, एज वेल एज और भी बहुत सारे कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो वहां पे मिलते होंगे उस फॉरेन कंट्री में। तो यहां पे हुआ क्या कि भाई आपको उस कंट्री में जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं वो अभी भी मिल रहे हैं, जैसे पेंशन मिल सकती है, एज वेल एज द आरपीएफ का इंटरेस्ट, वहां पे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड कुछ रहेंगे। अब होता क्या है, उस कंट्री में कुछ लॉ ऐसे है कि भैया जो भी आपको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा ना, वो टैक्सेबल अक्रूअल बेसिस पे नहीं होगा, वो टैक्सेबल अक्रूअल बेसिस पे नहीं होगा, वो टैक्सेबल उस ईयर में होगा जिस ईयर में आप वो पैसा निकाल लेते हो। अब एक बात बताओ, अक्रूअल बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होगा, बट जब आप इंडिया में रेजिडेंट बन गए, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, तो पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी।
तो इवन वहां पे यूएसए में आपका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला अकाउंट है, उसमें जो लाइक अक्रू हो रहा है इनकम, वो अक्रू वाले इनकम पे भी हम तो टैक्स ले लेंगे। तो यहां पे एक रिबेट दिया है, एक रिलीफ दिया है 89A का, और ये 89A का रिलीफ और रिबेट ये बोलता है कि भैया अक्रूअल बेसिस पे हम भी टैक्स नहीं लेंगे इनकम टैक्स में, डोंट वरी, हम भी इनकम टैक्स में टैक्स नहीं लेंगे, हम भी टैक्स तब लेंगे जब आप वो पैसा वहां से विड्रॉ कर लोगे। भाई आपका हो सकता है वहां आरपीएफ अकाउंट हो, कोई दूसरा अकाउंट हो करके, ठीक है, जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला अकाउंट हो, और उस कंट्री में ऐसा लॉ है कि वो कंट्री ये बोलती है कि भैया ये पैसे पे टैक्स तब नहीं लगेगा जब अक्रू हो रहा है, तब लगेगा जब आपको रिसीव हो रहा है, रिडम्पशन हो रहा है। तो जिस ईयर में रिडम्पशन होगा, जिस ईयर में रिसीव होगा, उस ईयर में उस कंट्री में टैक्स लगेगा। तो हम भी उस कंट्री में, इस इंडिया में टैक्स है वो उस ईयर में लगाएंगे जिस ईयर में आप विड्रॉ करोगे, या फिर वो पैसा जो है वो आपका रिडम्पशन होता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे समझने की कोशिश करना अब लैंग्वेज को, कि वेयर अ स्पेसिफाइड पर्सन हैज अ इनकम अक्रूड इन द स्पेसिफाइड अकाउंट। आपका स्पेसिफाइड अकाउंट है, देखो स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या होता है, तो स्पेसिफाइड पर्सन ऐसा पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है, उसने स्पेसिफाइड अकाउंट खोला है नोटिफाइड कंट्री में, बीइंग द नॉन रेजिडेंट, इंडिया का जब नॉन रेजिडेंट था और उस कंट्री का रेजिडेंट था, उस टाइम पे उसने वहां पे एक स्पेसिफाइड अकाउंट खोला था। स्पेसिफाइड अकाउंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा अकाउंट मेंटेन इन द नोटिफाइड कंट्री बाय द स्पेसिफाइड पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज रिटायरमेंट बेनिफिट, and income from such account is not taxable on the accrual basis but it will be taxable in that country at the time of withdrawal or redemption। और स्पेसिफाइड कंट्री कौन सी है, कनाडा, यूएसए एंड यूके, ये 3 कंट्री है वो स्पेसिफाइड कंट्री है। तो इन्होंने क्या बोला देखना, अब इंडिया में ये सेक्शन क्या बोलती है, ये सेक्शन बोलती है कि वेयर स्पेसिफाइड पर्सन हैज इनकम अक्रूड इन द स्पेसिफाइड अकाउंट सच इनकम शैल बी टैक्सेबल इन द मैनर एंड इन सच अ ईयर एज मे बी प्रिस्क्राइब। उसके लिए हम प्रिस्क्राइब करेंगे कि कब ये टैक्सेबल होगी करके, ठीक है। तो अब ये इनकम कब टैक्सेबल होगी, उसके लिए क्या उन्होंने कोई प्रिस्क्रिप्शन दिया है, तो इन्होंने बोला है आंसर इज यस। तो देखिए अब इन्होंने क्या बोला, ये आपके पास ऑप्शन है कि आप वो इनकम को अभी टैक्सेबल करना चाहते हो या फिर रिडम्पशन पे करना चाहते हो, इंडिया में आप ऐसा कर सकते हो। तो देखिए, where a specified person has income accrued in the specified account during the previous year 21-22 or thereafter, इसका मतलब ये अमेंडमेंट 21-22 से आया था। At the option of the specified person, means आपके पास ऑप्शन है, such income would be included in total income of the previous year in which income in that specified account is taxed at the time of withdrawal or redemption as the case may be in the notified country। The option has to be exercised for all the specified account maintained by the specified person। मींस आप ये बोल सकते हो कि हम इंडिया में उस पे जो टैक्स है वो तब भरेंगे जिस ईयर में वहां पे विड्रॉ होगा, क्योंकि उस कंट्री में भी टैक्स तब लगेगा जब वहां पे विड्रॉ होगा, उस कंट्री में टैक्स तब लगेगा जब वहां पे रिडम्पशन होगा। तो इंडिया में भी टैक्स है वो उस कंट्री में लगाएंगे जिस ईयर में आपका विड्रॉ होगा। ये ऑप्शन अगर आप लेना चाहते हो तो ऑप्शन आप ये ले सकते हो। तो देखो मैंने क्या बोला, होता क्या बेटा, एक सेक्शन होती है 89A की रिबेट, और 89A की रिबेट या रिलीफ है वो किस पे लगती है कि अगर कोई पर्सन है जो इंडिया का अभी रेजिडेंट है, पहले नॉन रेजिडेंट था, पहले दूसरी कंट्री का रेजिडेंट था, और दूसरी स्पेसिफाइड कंट्री में यहां पे कनाडा, यूएसए, यूके है, वहां पे क्या करता था, जॉब करता था, और वहां पे जॉब करता था और वहां रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड उसने कोई अकाउंट है, और वो अकाउंट में जो इनकम अक्रू होती है वो अक्रूअल के टाइम पे वो कंट्री में टैक्स नहीं होती, उस कंट्री में टैक्स होती है रिसिप्ट के टाइम पे। तो अभी वो रेजिडेंट बन गया, तो अभी अगर मान लो अक्रू तो हो रही है इनकम हर साल, तो क्या इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी? तो इन्होंने बोला आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि नहीं अभी टैक्सेबल नहीं करना, जिस ईयर में आप विड्रॉ करोगे उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है इस सेक्शन में, और आगे का चीजें ध्यान नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। आगे क्या दे रखा है, एक्सक्लूजन फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। कौन सी इनकम है जो एक्सक्लूड हो जाएगी? एक्सक्लूड हो जाएगी मतलब वो इनकम जो इंडिया में इंक्लूड नहीं होगी। कौन कौन सी? Where the option has been exercised by a specified person, the total income of a specified person for the previous year in which income is taxable would not include the income which has already been included in total income of a specified person in any earlier previous year during which such income accrued and tax thereon has been paid under the act। अगर मान लो जिस ईयर में वो विड्रॉ करोगे उस ईयर में भी इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। कौन सी इनकम पे? जो इनकम पे इंडिया में पहले टैक्स लग चुका है। भाई ये जो अमेंडमेंट आया है, दिस अमेंडमेंट इज एप्लीकेबल फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22। तो उसके पहले जो भी इनकम अक्रू हुई होगी वो अक्रूअल बेसिस पे इंडिया में टैक्स लग गया होगा। तो जब इंडिया में ऑलरेडी टैक्स लग चुका है तो वापस आप विड्रॉ करोगे उस टाइम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा, वो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है इंडिया में, वो इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है। क्यों टैक्सेबल नहीं है? In the previous year during which such income is accrued on account of such specified person being non-resident या R but NOR during that year or application of DTAA if any।
तो यहां पे इन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है ना भाई, एक बात बताओ, अब आपने वो पैसा विड्रॉ किया, तो विड्रॉ करते टाइम इंडिया में वहां टैक्सेबल हो रहा है, इंडिया में भी टैक्सेबल होना चाहिए, बट इंडिया में टैक्सेबल दो केसेस में दो वाला पैसा नहीं होगा। कौन कौन सा? एक तो वो वाला पैसा जो इंडिया में ऑलरेडी पहले टैक्सेबल हो गया है, और दूसरा वो वाला पैसा कि भाई जिस ईयर का वो इनकम है उस ईयर में आप रेजिडेंट ही नहीं थे इंडिया के, मतलब इंडिया के लिए आप नॉन रेजिडेंट थे या आर बट एनओआर थे, तो वो अक्रूअल या रिसिप्ट किसी भी बेसिस पे इंडिया में टैक्सेबल होने वाला नहीं था करके, ठीक है। तो भैया जब विड्रॉ कर रहे हो तब भी वो टैक्सेबल नहीं होगा। एंड जो फॉरेन में आपने टैक्स भरा होगा, फॉरेन में जो टैक्स भरोगे उसका इंडिया में आप क्रेडिट ले लोगे, एफटीसी के हिसाब से, फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल 128 के हिसाब से वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ऑप्शंस वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी विड्रॉ। आपने एक बार ये ऑप्शन ले लिया कि हम तो जब रिसीव होगा तभी टैक्स भरेंगे, तो फिर आप ये विड्रॉ नहीं कर सकते। देखिए, द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज इन द फॉर्म नंबर 10 ई करके एक फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1). The options once exercised for the specified accounts in respect of previous year would apply for subsequent previous year and cannot be subsequently withdrawn except in case where a specified person become the non-resident in subsequent previous year। अब जैसे आप रेजिडेंट थे इंडिया में, थोड़े दिन बाद आप नॉन रेजिडेंट बन गए, तो नॉन रेजिडेंट बन गए तो फिर आप लोग इस ऑप्शन से बाहर आ जाओगे, और भैया जैसे ही आप नॉन रेजिडेंट बनोगे फिर वापस से जो इनकम पे आपने टैक्स नहीं भरा था अक्रूअल बेसिस पे, अब आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, consequences when person become non-resident in subsequent previous year in case specified person after exercising option for any previous year, से previous year 22-23 के लिए उसने ऑप्शन लिया था, become non-resident during any subsequent previous year, से 25-26 में वो नॉन रेजिडेंट हो गया करके, ठीक है, रेफर्ड एज रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, देन ऑप्शंस एक्सरसाइज अबव would be deemed to have never been exercised, ये माना जाएगा आपने ऑप्शन लिया ही नहीं था कभी, with effect from relevant previous year in the form from the previous year 25-26, the income which has accrued in the specified account during the previous year beginning with the previous year in which option was exercised, that is previous year 22-23 till the previous year immediately preceding the relevant previous year, that is previous year 24-25, would be taxable during the previous year immediately preceding the relevant previous year, that is 24-25. The tax on such income has to be paid on or before due date of furnishing of return of income for the relevant previous year। अब एक बात बताओ, इन्होंने क्या बोला, जैसे कोई पर्सन पहले तो इंडिया का रेजिडेंट बन गया था, अब रेजिडेंट बन गया और उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया क्या उस इनकम पे मैं टैक्स भरूंगा जिस ईयर में वो रिसीव होगा। अब हुआ क्या, आगे जाके वापस से वो नॉन रेजिडेंट बन गया, तो जैसे ही वो नॉन रेजिडेंट बन गया तो भैया आपने जो पुराना टैक्स नहीं भरा है, आपको क्या करना पड़ेगा, जितना टैक्स नहीं भरा था वो जिस ईयर में आप नॉन रेजिडेंट बन गए ना, उस ईयर के पिछले साल की इनकम बनेगी। तो ये जो इनकम बनेगी ना, ये इनकम बनेगी प्रीवियस ईयर 24-25 की। ये नॉन रेजिडेंट कौन से ईयर में बना, नॉन रेजिडेंट बना ये 25-26 प्रीवियस ईयर में। तो ये इनकम जो बनेगी ये प्रीवियस ईयर 24-25 की बनेगी, लेकिन टैक्स कब भरना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर 25-26 की जो ड्यू डेट आएगी तब तक आपको टैक्स भरना पड़ेगा। एक काम करते हैं, चलो मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझा लेता हूं। जैसे मान लो ये एक बंदा है जिसका अपन एग्जांपल ले रहे थे, ये जो बंदा है ये मान लो एक बंदा है जिसका नाम है राज। जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं, ये बंदा जो है वो पहले नॉन रेजिडेंट था, ये बंदा पहले नॉन रेजिडेंट था क्योंकि ये यूएसए में था, तो यूएसए का रेजिडेंट था, और ये 1/4/2001 से लेके और मान लो 31 मार्च 2019 तक ये बंदा यूएसए में था, तो यूएसए का रेजिडेंट था, वहां जॉब वॉब करता था। अब क्या हुआ, मान लो प्रीवियस ईयर 1920 से ये बंदा इंडिया का रेजिडेंट बन गया, इंडिया का रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन गया। अब उसका वहां पे कोई स्पेसिफाइड अकाउंट है, तो भैया एक बात बताओ, 1920 में आपका स्पेसिफाइड अकाउंट है, इस पे कोई इनकम है वो अक्रू हो रही है, अक्रूड हो रही है, तो इनकम अक्रूड हो रही है और वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, भले उस कंट्री में टैक्सेबल नहीं हो रहा बट इंडिया में तो टैक्सेबल पहले हो जाता था, टैक्सेबल हो गया ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल करके, ठीक है, इंडिया में टैक्सेबल हो गया। और ये अमेंडमेंट 21-22 से आया, तो प्रीवियस ईयर 1920 की इनकम तो इंडिया में टैक्सेबल हो गई, प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम है वो भी इनकम अक्रूड हुई और इंडिया में टैक्सेबल होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रीवियस ईयर 21-22 से आपकी जो इनकम है वो इनकम जो अक्रूड हो रही है वहां स्पेसिफाइड अकाउंट में, आपके पास ऑप्शन है कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लो तो ये इस साल में टैक्सेबल नहीं होगा। मान लो उसने ऑप्शन ले लिया, इस साल में वो आर एंड ओ आर था, इस साल में भी वो आर एंड ओ आर था, इस साल में भी वो क्या है, आर एंड ओ आर है,
तो भी उसने इनकम जो अक्रूड हो रही है उस पे ऑप्शन ले लिया, और जब ऑप्शन ले लिया तो इस साल की इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी उसकी, इस साल की इनकम नॉट टैक्सेबल। अब एक बात समझिए, प्रीवियस ईयर 22-23 उस साल में भी ऑप्शन लिया, नॉट टैक्सेबल वो बंदा, आर एंड ओ आर है। अब उसके बाद प्रीवियस ईयर 23-24 में भी क्या हुआ, वो इनकम वो आर एंड ओ आर है वो नॉट टैक्सेबल नहीं हो रही, तो इन सालों के लिए उसने ऑप्शन लिया। अब एक बात समझना, मान लो प्रीवियस ईयर 24-25 में भी उसने वो ऑप्शन ले लिया, ऑप्शन एक बार ले लिया, हर साल के लिए लगेगा आर एंड ओ आर, तो भी वो इनकम नॉट टैक्सेबल। तो देखो यहां से लेके यहां तक इन ईयर्स में वो इनकम टैक्सेबल नहीं हुई। अब हुआ क्या, मान लो या तो प्रीवियस ईयर 25-26 ने में वो पैसा वहां से निकाला और वहां से पैसा विड्रॉ किया तो उस कंट्री में टैक्सेबल हो रहा है, और ये स्टिल इंडिया का आर एंड ओ आर है, तो इंडिया में भी टैक्सेबल होगा। बट इंडिया में सीधी सी बात है, आपका जो ये वाला इनकम है, ये वाले साल का इनकम, वो टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में पहले टैक्सेबल हो चुका है, तो बेटा ये वाले साल का इनकम है वो अब इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरी चीज, जो ये वाले साल का इनकम जो पहले टैक्सेबल नहीं हुआ था वो इस साल में टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में आप विड्रॉ करोगे। लेकिन एक बात समझो, विड्रॉ करने से पहले आप वापस क्या बन जाते हो, नॉन रेजिडेंट बन जाते हो। मान लो आप इंडिया में बन गए नॉन रेजिडेंट प्रीवियस ईयर 25-26 में, तो आप प्रीवियस ईयर 25-26 में आप नॉन रेजिडेंट बन गए। तो नॉन रेजिडेंट बन गए तो आपने जो ऑप्शन एक्सरसाइज किया था वो ये माना जाएगा जैसे आपने एक्सरसाइज ही नहीं किया है, और एक्सरसाइज ही नहीं किया, और क्या होगा, जितनी इनकम टैक्सेबल नहीं हुई, मतलब इस साल में टैक्सेबल नहीं हुई, ये साल में टैक्सेबल नहीं हुई, ये साल में टैक्सेबल नहीं हुई, ये साल में टैक्सेबल नहीं हुई, तो ये 4 साल में जितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं हुई थी वो टैक्सेबल हो जाएगी प्रीवियस ईयर 24-25 में, लास्ट ईयर जिस ईयर में आप रेजिडेंट थे, तो इस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये चारों साल में जो इनकम अक्रूड हुई थी दैट इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 24-25। बट आपको टैक्स कब तक भरना पड़ेगा पता है, टैक्स भरना पड़ेगा जिस ईयर में आप नॉन रेजिडेंट हो गए, इसके रिटर्न फाइलिंग को जो ड्यू डेट आएगा, इसका रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 31 जुलाई 2024 तक आएगा। सो 31 जुलाई 2024 तक जो डेट आएगा तब तक आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो इसकी रिटर्न फाइलिंग, इस ईयर की रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक आपको जो है वो टैक्स भरना पड़ेगा। ये 4 सालों की इनकम जो पहले अक्रू हो चुकी थी बट टैक्सेबल इंडिया में नहीं हुई थी। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर वॉल्यूम नंबर 3। चलिए आ जाइए वॉल्यूम नंबर 2 पे। आपकी बुक में दे रखा है वॉल्यूम नंबर 2 इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले पार्ट पे आ जाइए। और इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले पार्ट में मॉडल टैक्स कन्वेंशन वाला टॉपिक अपना हो गया था, ये मैंने आपको वीडियो दिया था मॉडल टैक्स कन्वेंशन वाला। आ जाइए सब लोग, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टैक्स ट्रीटी। कंपाइलर भी साथ में ले लीजिए, वो वाला कंपाइलर जो इस टॉपिक का था इंटरनेशनल टैक्सेशन में, जो कंपाइलर था वो कंपाइलर भी साथ में ले लीजिए, और साथ में ये ले लीजिए, ठीक है। अब एक बात समझिए, आप बोलोगे सर ये 3 टॉपिक जो है, जो 3 टॉपिक, एक तो मॉडल टैक्स कन्वेंशन तुमने पढ़ा, उसके क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, इजी इजी से क्वेश्चन थे बट क्वेश्चन तो थे। तो मॉडल टैक्स कन्वेंशन आपने देखा होगा, एक तुम्हारा ये टैक्स ट्रीटी, और एक और आज टॉपिक पढ़ेंगे बैप्स, दैट इज बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये तीनों टॉपिक का मिला के आपका जो वेटेज रहता है वो 5 से 6 मार्क्स रहता है, 5 से 6 मार्क्स रहता है। और बेसिकली ये लास्ट क्वेश्चन में आता है। लास्ट क्वेश्चन मतलब जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, लोग उसको ऑप्शन में छोड़ के आ जाते हैं, बिकॉज एक ऑप्शन में छोड़ने का ऑप्शन मिलता है लास्ट वाला क्वेश्चन, तो कोई भी एक ऑप्शन में छोड़ सकते हो। तो वो वाले पेपर पैटर्न के हिसाब से ये वाला जो टॉपिक है, ये वाले टॉपिक से बहुत सारे बच्चे लास्ट डे पे ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं, क्योंकि 5-6 मार्क का आता है और वो ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं। बट अपने को ऑप्शन में नहीं छोड़ना, क्योंकि बड़ा सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, और वही वाले क्वेश्चन एक इस क्वेश्चन से 5 या 6 मार्क्स नहीं, तीनों टॉपिक का मिला के, ठीक है, तीनों टॉपिक का मिला के, मतलब ये जो 3 टॉपिक की मैं बात कर रहा था, ये 3 टॉपिक का मिला के आपके जो मार्क्स है दैट इज द 5 to 6 मार्क्स। ये 3 टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया था। मॉडल टैक्स कन्वेंशन है, ये अपना हो चुका है। एप्लीकेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी आज पढ़ेंगे, और बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये तीनों मिला के मैंने यहां पे भी आपको बताया था 5 to 6 मार्क्स है, इन तीनों टॉपिक का वेटेज है मिला के। चलिए, इस बार भी क्वेश्चन आया था, बेप से आया था, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग से आई थिंक 5-6 मार्क का क्वेश्चन था। चलिए अब अपन टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टैक्स ट्रीटी करके, ठीक है, एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टैक्स ट्रीटी। एक बात समझिए, टैक्स ट्रीटी का मतलब क्या होता है, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। टैक्स ट्रीटी बोलो या DTAA बोलो या टैक्स कन्वेंशन बोलो, एक ही बात है। अगर टैक्स ट्रीटी बोलते हो, DTAA बोलते हो,
टैक्स कन्वेंशन बोलते हो, एक ही बात है करके, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो आप जो है वो DTAA बोलो या फिर आपका टैक्स कन्वेंशन बोलो या टैक्स ट्रीटी बोलो, एक ही बात है, मतलब अग्रीमेंट। सर एक बात बताओ, अग्रीमेंट की एप्लीकेशन कैसे आएगी और उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? बेसिकली ये अपन आज इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड है वो टॉपिक पढ़ रहे हैं। इंटरप्रिटेशन मींस फॉर एन एग्जांपल, इंडिया ने बहुत सारे DTAA एंटर कर रखे हैं, बहुत सारे DTAA है वो इंडिया ने एंटर कर रखे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पे गया और इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अगर मैं DTAA की बात करूं तो यहां पे कुल मिला के 90+ कंट्रीज के साथ तो हमारे जो है वो DTAA वैसे वाले जो कॉम्प्रिहेंसिव DTAA है, उसके साथ साथ में बहुत सारी कंट्री के साथ में हमारे लिमिटेड DTAA है। तो सर एक बात बताओ, किसी कंट्री के साथ में कोई DTAA हो जाता है तो उस DTAA को इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा? उस DTAA को इंटरप्रेट है वो इंटरप्रिटेशन कैसे रहेगा करके, ठीक है। जैसे मान लो ये DTAA है तो ये DTAA को इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा अगर मान लो कोई वर्ड में डिस्प्यूट आ गया तो? अब सर देखो, इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ते टाइम तो हम लोग इंटरप्रेट करते टाइम बहुत सारी चीजें देखते हैं। सर एक बात बताओ, इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा? सो ये वाला टॉपिक जो है बेसिकली इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड टॉपिक है। अब एक बात बताऊं, ये टॉपिक्स की जो लैंग्वेज रहेगी ना, वो लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी पढ़ते टाइम, आपको लगेगा ये क्या है करके, ठीक है। बट डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो टैक्स ट्रीटी का मतलब अग्रीमेंट बोलो या टैक्स कन्वेंशन बोलो, एक ही बात है। चलो अपन सबसे पहले अपन चालू करते हैं कि सोर्स ऑफ द इंटरनेशनल टैक्स लॉ। एक बात बताइए, इंटरनेशनल टैक्स लॉ को समझने के लिए आपको किन किन चीजों का नॉलेज होना चाहिए? जैसे आपको याद रहेगा पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था सोर्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। तो इनकम टैक्स लॉ में हमने क्या क्या पढ़ा था? बोला इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इनकम टैक्स रूल्स पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, सर्कुलर पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में आपके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट, ये सब मिला के इनकम टैक्स लॉ बनता है। तो सर एक बात बताओ, हमको ऐसे बहुत इंटरेस्ट है कि इंटरनेशनल टैक्स लॉ में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल टैक्स लॉ किससे बनता है, क्या क्या चीजें मिलके इंटरनेशनल टैक्स लॉ बनता है? तो मैं बता दूं, इंटरनेशनल टैक्स लॉ क्या क्या मिलके बनता है। जैसे 3 चीजें मिलके, एक तो मल्टीनेशनल इंटरनेशनल अग्रीमेंट। अब ये मल्टीनेशनल इंटरनेशनल अग्रीमेंट क्या होता है कि जब कोई ऐसा अग्रीमेंट जिसमें 2 कंट्री से ज्यादा कंट्री मिलके साइन करती है, दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल इंटरनेशनल अग्रीमेंट। तो यहां पे मल्टीनेशनल इंटरनेशनल अग्रीमेंट किसको बोलते हैं कि जब 2 कंट्री से ज्यादा कंट्री मिलके, फॉर एन एग्जांपल G20 कंट्री ने सबने मिलके साइन कर दिया कोई अग्रीमेंट करके, ठीक है, सबने मिला, 20 लोग बैठे और 20 लोग ने मिलके मान लो साइन कर दिया अग्रीमेंट, उसको बोलेंगे हम मल्टीनेशनल इंटरनेशनल अग्रीमेंट करके। तो अग्रीमेंट साइन बाय मोर देन 2 कंट्री इज कॉल्ड एज द MIA। एग्जांपल इज जैसे वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटी, VCLTA। ये वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी क्या होता है कि वियना करके एक जगह है और वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी, वहां पे कुछ कंट्रियों ने मिलके, अप्रोक्स 97 के करीब कंट्री है, उन्होंने मिलके और एक अग्रीमेंट पे साइन किए थे कि अपन इस अग्रीमेंट को सब फॉलो करेंगे, गुड फेथ में फॉलो करेंगे। दैट इज कॉल्ड योर मल्टीनेशनल इंटरनेशनल अग्रीमेंट। तो 2 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज मिलकर कोई साइन करती है अग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड मल्टीनेशनल इंटरनेशनल अग्रीमेंट बोलते हैं। एक होता है DTAA। DTAA किसको बोलेंगे? DTAA जब 2 कंट्री आपस में मिलकर साइन करती है, दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। लेकिन DTAA में इट इंक्लूड्स प्रोटोकॉल एज वेल एज द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एटसेट्रा एटसेट्रा फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द DTAA। अब आप बोलोगे ये प्रोटोकॉल क्या होता है, आगे जाके अभी समझेंगे अपन प्रोटोकॉल क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो एक तो होता है DTAA साइन कर लिया, जैसे मान लो इंडिया है और इंडिया चाइना ने एक अग्रीमेंट साइन किया, उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट करना है, तो अमेंडमेंट किया जाता है प्रोटोकॉल के थ्रू। तो प्रोटोकॉल उसमें ऐड किया जाता है, कुछ प्रोटोकॉल्स है वो अपन ऐड करते हैं लास्ट में, तो दैट इज कॉल्ड, यू कैन से दैट द अमेंडमेंट इन द अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट में अमेंडमेंट करना है, कोई चीजें है वो डालनी है, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रोटोकॉल साइन करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई चीजें है, तो वो भी तुम्हारे DTAA का पार्ट बनता है। तो देखो, इंटरनेशनल लॉ को समझने के लिए आपको क्या क्या समझना पड़ेगा? एक तो मल्टीनेशनल इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स है वो समझने पड़ेंगे, एक 2 कंट्रीज के बीच में जो DTAAs होते हैं वो समझने पड़ेंगे, और एक आपको कस्टमरी इंटरनेशनल लॉस एंड इट्स जनरल प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल, प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन इन देयर नेशनल लीगल सिस्टम, और कस्टमरी लॉ और जुडिशियल डिसीजन एंड द प्रैक्टिस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके साथ साथ आपको कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज पढ़ने पड़ेंगे। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज क्या होते हैं कि नॉर्मली जो सिविलाइज्ड नेशन है वो अपनी कंट्री में क्या रिकॉग्नाइज किए हैं,
सिविलाइज्ड नेशन है वो अपनी कंट्री में कौन से लॉ फॉलो करते हैं, क्या फॉलो करते हैं, कौन से अग्रीमेंट्स फॉलो करते हैं, तो उसको बोला जाता है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया के अगर आप मोस्ट ऑफ सिस्टम देखोगे हम यूके से इंस्पायर्ड है। हम जो बहुत सारी चीजें हैं वो हमने यूके से ले रखी है कि ट्रांसफर प्राइसिंग आप देखोगे यूके से एज इट इज हमारा मिलता जुलता है, एज वेल एज द बाकी बहुत सारी सिस्टम जो है अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम वगैरह जो है, अपने जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम यूके से इंस्पायर्ड है, बिकॉज पहले उनका शासन अपने अंग्रेजों का था, तो उसकी वजह से हम उनसे इंस्पायर्ड है, उनकी जो चीजें हैं वो अपन ने अडॉप्ट कर रखी है। तो इसमें क्या होता है कि कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ या जनरल प्रैक्टिस में ये देखा जाता है कि जो सिविलाइज्ड नेशन है वो क्या प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, वो क्या जो है वो क्या उनके नेशनल लीगल सिस्टम में क्या चीजें हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, उसको ऑप्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ या इट्स जनरल प्रिंसिपल्स। अब एक बात समझना, डबल टैक्सेशन होता है, और डबल टैक्सेशन क्यों होता है ये मैं आपको कम से कम 50 बार बता चुका हूं। डबल टैक्सेशन क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है आपको पता है, मैंने आपको बताया था, एक होता है बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री और एक होता है बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री, जैसे नेपाल के बच्चों को मैंने यहां से पेन ड्राइव डिस्पैच कर दी, वो बिजनेस विथ फॉरेन कंट्री है, तो फॉरेन कंट्री में मेरे को टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लो नेपाल में जाके मैंने ब्रांच खोल दी बीबी वर्चुअल की काठमांडू में जाके, और वहां से पेन ड्राइव सेल हो रही है, तो काठमांडू में टैक्स लगेगा, नेपाल में टैक्स लगेगा, बिकॉज आई एम डूइंग बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। दैट इज कॉल्ड पी कॉन्सेप्ट वहां पे आता है। तो एक बात समझना, अब डबल टैक्सेशन दो तरह का होता है, एक तो होता है जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन, और अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन के बारे में ही पढ़ा है। एक इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन होता है, वो क्या होता है वो आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले डबल टैक्सेशन एंड कनेक्टिंग फैक्टर विच लीड टू द डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन क्या है और ऐसे कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से डबल टैक्सेशन होता है। तो देखिए, the taxability of foreign entity in any country depend upon whether it is doing business with that country or in that country. There are two types of the connecting factor to determine jurisdiction. Name is, one is the residence rule, one is the source rule. It means a company can be subject to the tax either in its residence link or due to the source link. And with a country, if a company is doing business with another country, that is host or source country, then it would be subject to tax in its home state only. If I am doing business with Nepal, तो सिर्फ इंडिया में ही टैक्स भरना पड़ेगा, बट इन नेपाल है तो नेपाल में भी टैक्स भरना पड़ेगा based in its resident link. However, if company is doing business in the host or source country in that country, Nepal, then beside being taxed in the home country, मतलब यहां पे तो टैक्स भरना ही पड़ेगा on the basis of resident link, it will also be taxed in the host country on the basis of its source link. सोर्स लिंक की वजह से मुझे नेपाल में भी टैक्स भरना पड़ेगा अगर काठमांडू में मैंने ब्रांच लगा दी तो। अब इसमें इस टैक्सेशन को बोला जाता है जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन का मतलब होता है कि दोनों कंट्री में टैक्स हो रहा है करके, ठीक है, दैट इज जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। ये क्यों हो रहा है, मतलब पर्सन एक ही है, इनकम एक ही के हाथ में, बट दोनों कंट्री में टैक्स लग रहा है उस पर्सन के हाथ में, दैट इज कॉल्ड जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन सोर्स रूल ओवरलैप double taxation may arise, that is tax is imposed by the two or more countries as per their domestic tax law in respect of same transaction or income is deemed to be arise in their respective jurisdiction. This is known as the jurisdictional double taxation, and in order to avoid such double taxation, a company can invoke the provision of DTAA with the host or source country, or in the absence of such agreement invoke provision of section 91 of the Income Tax Act 1961 providing unilateral relief in the event of the double taxation. This is called jurisdictional double taxation. अब एक बात समझना, एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या है कि इनकम एक ही है लेकिन वो इनकम दोनों अलग अलग पर्सन के हाथ में टैक्सेबल हो रही है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करना। मान लो एक कंट्री है यूएसए और ये कंट्री है इंडिया। अब यूएसए में एक कंपनी है जिसका नाम है किन लिमिटेड। अब किन लिमिटेड ने क्या किया, इंडिया में फॉर एन एग्जांपल एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, और मेरे को इन्होंने डिविडेंड दिया। तो एक कंपनी है यूएसए में जिसका नाम है किन लिमिटेड, इंडिया में एक कंपनी पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर बीबी, उन्होंने मुझे डिविडेंड दिया फॉरेन कंपनी ने। मान लो फॉर एन एग्जांपल फॉरेन में अभी भी डीडीटी का कॉन्सेप्ट चलता है। जैसे इंडिया में पहले डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था ना, शेयर होल्डर के हाथ में इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी और कंपनी डीडीटी भरेगी। तो इन्होंने क्या किया, मुझे डिविडेंड दिया और इस डिविडेंड पे मान लो फॉरेन कंपनी ने डीडीटी भर दिया। अब फॉरेन कंपनी ने उस डिविडेंड पे डीडीटी भरा और वही डिविडेंड मेरे हाथ में भी टैक्सेबल हो गया। इंडिया में तो टैक्सेबल होगा ही करके डिविडेंड। अब एक बात बताओ,
इनकम एक ही है, दैट इज डिविडेंड, बट उस डिविडेंड पे दो जगह टैक्स लग रहा है, दो अलग अलग पर्सन सेम इनकम पे दो अलग अलग पर्सन है वो टैक्स भर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। तो दो तरह के डबल टैक्सेशन होते हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि व्हाट डू यू मीन बाय द जुरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। जुरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन क्या होता है, वो इतने सालों से अपन पढ़ रहे हैं, वही है कि एक पर्सन एक कंट्री का रेजिडेंट है, उसको दूसरी कंट्री से इनकम होती है, दूसरी कंट्री में टैक्स लगता है ड्यू टू द सोर्स रूल, आपकी कंट्री में टैक्स लगता है ड्यू टू द रेजिडेंस रूल, मतलब पर्सन एक है और एक ही इनकम पे दो अलग अलग टेरिटरी में टैक्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड योर जुरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है, सोर्स एक है, मतलब इनकम एक है, बट दो अलग अलग लोग टैक्स भर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन हैपेंस व्हेन द सेम ट्रांजैक्शन दैट इज डिविडेंड item of income or capital is taxed in two or more state but in hands of the different person because of the lack of subject identity। तो उस पर्टिकुलर केस में उसको इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन बोला जाता है। एग्जांपल के लिए सपोज एक सेम आईएनसी यूएसए का कंपनी है, distribute dividend and paid DDT in USA, same dividend is received by the Indian resident in the taxed in India. In this case, same income is taxed in hands of the same INC as well as the Indian resident। तो same INC भी डिविडेंड पे DDT भर रही है और इंडिया में भी उस डिविडेंड पे शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लग रहा है, तो इनकम एक ही है डिविडेंड, बट दो अलग अलग लोग सेम इनकम पे टैक्स भर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अब देखो DTAA कितने टाइप के होते हैं, तो मैं आपको ये बहुत बार बोल चुका हूं, DTAA दो टाइप के होते हैं, एक होता है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव DTAA और एक तुम्हारा होता है, एक होता है तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव DTAA और एक तुम्हारा जो होता है दैट इज कॉल्ड योर लिमिटेड DTAA। कॉम्प्रिहेंसिव DTAA किसको बोलते हैं पता है, कि जिसमें बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट सब इनकम कवर होती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव DTAA। और लिमिटेड DTAA किसको बोलते हैं, जिसमें कुछ इनकम ही कवर होती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड DTAA करके, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, एक होता है types of DTAA, limited DTAA, limited DTAA is a certain type of income only covered। एग्जाम्पल के लिए इंडिया और पाकिस्तान का जो DTAA है उसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट प्रॉफिट को इंक्लूड किया है, तो ओनली एयरक्राफ्ट बिजनेस से जो इनकम होगा उस पे कैसे टैक्स लगेगा, तो सिर्फ ये लिमिटेड DTAA इंडिया पाकिस्तान के बीच। कॉम्प्रिहेंसिव DTAA किसको बोलेंगे, दे कवर ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इनकम कवर्ड बाय एनी मॉडल टैक्स कन्वेंशन, समटाइम्स अ ट्रीटी कवर वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वो भी इंक्लूड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव DTAA। और लिमिटेड वाला लिमिटेड छोटू सा इत्तू सा करके, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल नंबर 51 है, और आर्टिकल नंबर 51 है वो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल देता है कि जब भी आप इंटरनेशनल लेवल पे डील करोगे, इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ में जब आप डील करोगे तो आपको कुछ चीजें है वो ध्यान देनी पड़ेगी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का संविधान है उसका एक आर्टिकल 51 होता है, और आर्टिकल 51 है ना वो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देता है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जब आप बातें करोगे, इंटरनेशनल जो है वो रिलेशनशिप रखोगे, तो आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है। तो देखिए, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेट आउट बाय द आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब यहां पे स्टेट का मतलब हर स्टेट नहीं, मतलब इंडिया, इंडिया इज अ स्टेट। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेट आउट बाय आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फॉलोड बाय स्टेट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल अग्रीमेंट। क्या क्या चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, द स्टेट शैल एंडेवर टू द प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये इसको हम प्रमोट करेंगे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप अमंग नेशंस, हम हर नेशन के साथ में जस्ट और ऑनरेबल रिलेशनशिप है उसको बनाए रखने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, फॉस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन डीलिंग विद ऑर्गेनाइज्ड पीपल विद वन अदर। जब भी हम किसी के साथ में डील करेंगे, किसी कंट्री के साथ में, तो हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल लॉ और जो ट्रीटी की ऑब्लिगेशन है उसकी रेस्पेक्ट करेंगे, हम उसकी रेस्पेक्ट करेंगे। एंड एनकरेज सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय द आर्बिट्रेशन, जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होंगे उसको हम आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये हम करेंगे। ऐसे 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे रखे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन 4 प्रिंसिपल देता है आर्टिकल नंबर 51 में, और वो बोलता है सबसे पहले कि हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे, हम हर किसी के साथ जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप रखेंगे, ठीक है।
उसके बाद हम इंटरनेशनल लॉज और ट्रीटी ऑब्लिगेशन है करके, ठीक है, उनका हम क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, उसको फुलफिल करेंगे। एंड जो भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है दो कंट्रीज के बीच में वगैरह, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये चीजें हैं वो हम करेंगे। अब एक बात बताओ, एक टैक्स ट्रीटी की जरूरत क्या है भाई, DTAA की जरूरत क्यों होती है? तो भाई सिंपल सी बात बताओ, DTAA की जरूरत क्यों होती है? सिंपल सी बात है, एक तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। भाई इतने सारे DTAA इंडिया ने बना रखे फॉरेन कंट्रीज के साथ में, उसकी जरूरत क्या है? उसकी जरूरत इतनी सी है कि एक तो डबल टैक्सेशन को हम क्या करें, अवॉइड कर दे। दूसरा होता है कि भाई टैक्स को बांटने के लिए, टैक्स को बांटने, अब है ना, इस टॉपिक में अगर आप बार बार मुझे कोई वर्ड का मीनिंग पूछते जाओगे, जस्ट का मीनिंग क्या होगा इसमें, इसका आई एम नॉट एबल टू लाइक एक्सप्लेन दैट पार्ट, मतलब एबल टू एक्सप्लेन, मतलब मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है उन चीजों के लिए मेरे को आपको बताने के लिए। अब जस्ट रिलेशनशिप, इट इज अ इंग्लिश करके, ठीक है, इसमें कोई वो वाला नहीं है, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप, मतलब आप अच्छी रिलेशनशिप किसी के साथ रखोगे करके, ठीक है। तो दिस इज वन सेंटेंस दैट इज यूज। अब आप अगर एक एक लाइन को बोलोगे, ये ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होगा, इस नेशन का मतलब क्या होगा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लाइक मेरे को उस इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में जाने का। आपको जो है, जो ICAI ने दे रखा है, बिकॉज यहां पे जो लैंग्वेज यूज होगी वो इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज होगी, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है वो संयम रखना है करके, ठीक है, आपको थोड़ा सा है वो आपको संयम रखना है। तो देखिए ट्रीटी की ऑब्लिगेशन क्या है भाई, ट्रीटी की नीड क्यों है, तो पहले अपन बात करते हैं कि भाई ट्रीटी की नीड क्यों है। टैक्स ट्रीटी जो है वो टैक्स ट्रीटी की नीड क्यों है, नीड क्या है? सबसे पहले आप बोलोगे कि नीड क्या क्या थी सर, अपन ने देखा था ना, एक तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना, तो चलिए एलिमिनेशन ऑफ द डबल टैक्सेशन। अब आप बोलोगे एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन का मतलब डबल टैक्सेशन ना होना चाहिए करके, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन। दूसरा क्या है, अलोकेटिंग ऑफ द टैक्सिंग राइट, टैक्सिंग राइट का अलोकेशन कर देना, मतलब बांटना, कि चलो इस इनकम पे तुम टैक्स ले लो, इस इनकम पे हम टैक्स ले लेते हैं, इस इनकम पे तुम ले लो, इस इनकम पे मैं ले लो। अक्षय कुमार बांटता नहीं, ये तेरा ये मेरा करके, ठीक है, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, दैट इज कॉल्ड अलोकेशन ऑफ द टैक्सिंग राइट, के टैक्सिंग राइट को बांट देंगे। उसके बाद में एंश्योरिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। आपको पता है DTAA में, हर DTAA में एक क्लॉज रहता है, दैट इज कॉल्ड योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज, आई थिंक आर्टिकल नंबर 24 होता है। और वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज क्या बोलता है कि भाई ट्रीटी इसलिए बनाई जाती है कि एक दूसरे के बीच में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन आप ना करो। मींस अगर कोई फॉरेन की कंपनी है वो इंडिया में आके बिजनेस करती है, या इंडिया की कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है, तो आप दोनों को अलग नजर से नहीं देखोगे, आप दोनों को सेम नजर से देखोगे। ये ट्रीटी की जरूरत है। तो ट्रीटी की नीड क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ द टैक्स ट्रीटी? पहला, अलोकेशन ऑफ द टैक्सिंग राइट का अलोकेशन करना, एलिमिनेशन ऑफ द डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन को खत्म करना, एंश्योरिंग नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि दोनों के बीच में भेदभाव नहीं करना करके, ठीक है, भेदभाव नहीं करना बिटवीन द रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के बीच में भेदभाव नहीं करना, दैट इज कॉल्ड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। अब टैक्स ट्रीटी में मान लो कोई भी डिस्प्यूट हो गया तो उसका सुलटारा करना, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब सुलटारा करना करके, ठीक है, सुलटारा करना, रिजोल्व करना, रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी। उसके साथ में प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन द कलेक्शन ऑफ द फेयर एंड लेजिटिमेटेड शेयर ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स रिकवरी में एक दूसरे की हेल्प करना। आपको बताया था मैंने कि अगर मान लो यहां से विजय माल्या भाग गया यूके, तो यूके में जो विजय माल्या भाग गया तो विजय माल्या से टैक्स की रिकवरी कराना। अगर मान लो उनके साथ में अपने ऐसे एग्रीमेंट है तो उसको बोल सकते हैं भाई साहब प्लीज टैक्स लाके दे दो ना, दैट इज कॉल्ड टैक्स रिकवरी में एक दूसरे की हेल्प करना। तो ये नीड है। तो नीड क्या क्या है, तो देखिए क्या क्या नीड है ट्रीटी बनाने की, क्या जरूरत थी ट्रीटी बनाने की, क्यों इतने सारे DTAA बनाए, क्या जरूरत थी? तो जरूरत एक तो टैक्सिंग राइट देना एक दूसरे को, दूसरा एलिमिनेट करना डबल टैक्सेशन को, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देना, डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट का इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व करना, एक दूसरे की कलेक्शन में हेल्प करना कि जिसको फेयर और लेजिटिमेट जितना टैक्स मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए, उसमें हेल्प करना, दैट इज कॉल्ड योर लाइक कलेक्शन एंड रिकवरी में एक दूसरे की हेल्प करना। इसके साथ साथ में और क्या क्या चीजें देखी जाएगी और क्या क्या नीड है, तो देखिए फर्दर इन एडिशन टू अबव देयर आर सम अदर प्रिंसिपल विच मस्ट बी कंसिडर्ड बाय द कंट्रीज इन देयर टैक्स सिस्टम। और क्या चीजें देखी जाती है कंट्री में, क्या क्या चीजें देखी जाएगी? इक्विटी एंड फेयरनेस होना चाहिए। इक्विटी एंड फेयरनेस का मतलब होता है DTAA की इसलिए जरूरत है क्योंकि इक्विटी एंड फेयरनेस की, इक्विटी एंड फेयरनेस मींस सेम इनकम अर्न बाय डिफरेंट टैक्स पेयर मस्ट बी टैक्स्ड एट द सेम रेट रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ द इनकम।
सेम इनकम अर्न बाय द डिफरेंट टैक्स पेयर। अगर इंडिया में मान लो कोई इनकम है, अगर मैं रेजिडेंट हूं, मैं कमा रहा हूं, या फिर नॉन रेजिडेंट कोई दूसरा आके यहां कमा रहा है, तो उन दोनों के साथ में फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, मींस इक्विटी एंड फेयरनेस होना चाहिए। अब यहां फेयरनेस का मतलब फेयर एंड लवली से नहीं है करके, ठीक है। इक्विटी एंड फेयरनेस मतलब इक्विटी मतलब समानता होना चाहिए, और यू कैन से दैट समरूपता होनी चाहिए। हाँ, फेयरनेस का मतलब होगा समरूपता करके, ठीक है। तो समानता होनी चाहिए एंड समरूपता होनी चाहिए कि अगर कोई पर्सन है, कोई डिफरेंट टैक्स पेयर अगर कोई इनकम कमा रहा है किसी दूसरी कंट्री में, तो उसके बीच में समानता और समरूपता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड इक्विटी एंड फेयरनेस। उसके बाद न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी होनी चाहिए। अब ये न्यूट्रलिटी एंड ये समरूपता तो गजबी वर्ड हो गया ना, फेयरनेस का मतलब समरूपता, एकदम गजबी लेवल का वर्ड हो गया समरूपता। न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी, इसका मतलब क्या होता है कि देखो आपके ना डिसीजन लेते टाइम कभी भी किसी भी कंट्री का टैक्स की वजह से आपका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी। न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है करके, ठीक है, न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपका अगर कोई भी डिसीजन है, बिजनेस डिसीजन, वो टैक्स की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं बिजनेस इंडिया में करूं या बिजनेस मैं चाइना में करूं, मेरा डिसीजन जो है बिजनेस करने का वो टैक्स की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, neutrality factor provides that economic process should not be affected by external factor such as the taxation. न्यूट्रलिटी इज अ टू फोल्ड, मतलब दो टाइप की न्यूट्रलिटी होती है। एक होती है कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी। कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी किसको बोलते हैं? कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी प्रोवाइड्स दैट बिजनेस डिसीजन मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय द टैक्स फैक्टर बिटवीन द कंट्री ऑफ रेजिडेंट एंड टारगेट कंट्री। अगर मान लो मैं इंडिया में बिजनेस करूं या मैं चाइना में बिजनेस करूं, तो मेरा जो डिसीजन है वो टैक्स की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल दिया यहां पे, देखिए कि मिस्टर देवम resident of India wants to invest in business in country X, then his business decision must not be affected due to the taxation. एक होता है कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी। कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी क्या होता है? प्रोवाइड्स दैट द लेवल ऑफ टैक्स इम्पोज्ड ऑन द नॉन रेजिडेंट एज वेल एज द रेजिडेंट मस्ट बी द सिमिलर। मतलब कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी मतलब पैसा इस कंट्री में आ रहा है, तो भैया इंडिया में जो रेजिडेंट लोगों के साथ में आप टैक्स ले रहे हो उतना ही आप नॉन रेजिडेंट से भी लोगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी। कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी क्या होता है? जैसे आप इंडिया के लोग बाहर कहीं बिजनेस करना चाहते हैं, तो भाई आप बाहर बिजनेस करो, कैपिटल बाहर ले जाओ, बट आपका जो डिसीजन है, बिजनेस डिसीजन टैक्सेशन की वजह से चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी। तो इंपोर्ट न्यूट्रलिटी का मैंने एक एग्जांपल दिया कि मिस्टर सैम इज अ रेजिडेंट ऑफ कंट्री एक्स डूइंग बिजनेस इन इंडिया, देन टैक्स इंपोज्ड ऑन सैम एंड इंडियन रेजिडेंट पर्सन मस्ट बी द सिमिलर। सेम टैक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आप सैम से ज्यादा ले रहे हो और इंडिया वालों से कम ले रहे हो करके, ठीक है। उसके साथ साथ में और क्या नीड है? प्रमोशन ऑफ द म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, दो कंट्री के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप को प्रमोट करना है। जैसे आपको पता है इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड डील साइन होने वाली है, तो ट्रेड डील साइन होगी, वो भी तो एक अग्रीमेंट है, वो भी तो एक ट्रीटी है। तो ट्रीटी साइन होगी जिससे क्या होगा? म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो ये सब चीजें है ना, ये नीड है। अगर कोई पूछे ट्रीटी की नीड क्या है, कोई भी अग्रीमेंट, ट्रीटी का मतलब हम सिर्फ टैक्स ट्रीटी की बात नहीं कर रहे, कोई भी अग्रीमेंट उसकी नीड क्या हो सकती है करके, ठीक है। उसकी जो नीड है वो नीड क्या हो सकती है? तो इन्होंने बोला कि या तो आपका टैक्सिंग राइट का अलोकेशन करो, डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करने में, नॉन डिस्क्रिमिनेशन करने में, जो भी डिस्प्यूट्स अगर होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी में उसको रिजॉल्व करने में, उसके साथ साथ में एक दूसरे के लेजिटिमेट टैक्स के शेयर को कलेक्ट करने में हेल्प करने में। उसके बाद में इनके अलावा और क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए? इक्विटी एंड फेयरनेस होनी चाहिए, मींस समता और समरूपता होनी चाहिए चीजों में। उसके बाद न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी, मतलब आपके बिजनेस डिसीजन, दो तरह की न्यूट्रलिटी होती है, एक होती है कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी और एक कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी। कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी ये बोलती है कि आप अगर किसी और कंट्री में बिजनेस करना चाहते हो या अपनी कंट्री में आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस डिसीजन विल नॉट बी चेंज ड्यू टू द टैक्सेशन, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी। कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी क्या होता है कि अगर मान लो कोई पर्सन आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, तो भैया आप अपने यहाँ के रेजिडेंट से जितना टैक्स ले रहे हो उतना ही टैक्स जो है वो आप उससे भी लोगे, उससे ज्यादा टैक्स नहीं लोगे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल इंपोर्ट न्यूट्रलिटी। और प्रमोशन ऑफ द म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, आप एक दूसरे को म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप को प्रमोट करने में, ट्रेड को प्रमोट करने में, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने में, इनके लिए इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स की और ट्रीटीज की जरूरत होती है। अब एक बात बताओ, यहां पे कुछ इंटरप्रिटेशन के रूल्स है, और ये इंटरप्रिटेशन के रूल्स के सर एक बात बताओ, हम ट्रीटी को जब इंटरप्रेट करेंगे तो हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? मतलब इंटरप्रिटेशन के रूल्स क्या क्या है?
तो यहां पे जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन दे रखे और उसके बाद में एक और रूल्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड वीसीएलटी के रूल, दैट इज वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटी के रूल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ द वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी। वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी एक ट्रीटी बनी थी, उस ट्रीटी में भी कुछ रूल दे रखे थे इंटरप्रिटेशन के। बट पहले अपन एक काम करते हैं, जनरल इंटरप्रिटेशन के रूल्स पढ़ते हैं कि जनरल इंटरप्रिटेशन के रूल्स क्या क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं जनरल इंटरप्रिटेशन के रूल्स। जनरल इंटरप्रिटेशन के रूल्स, एक बात बताओ, इंटरप्रिटेशन का रूल का मतलब क्या हुआ? बेटा लॉ है, थोड़ा मतलब थियरी है, आई कांट डू मच करके इसमें कोई डांस कर नहीं सकता मैं, जो एग्जांपल मैं ले सकता हूं वो मैं ले सकता हूं कि सर एक बात बताओ, जैसे मान लो ये ट्रीटी बनी है, मोदी जी आ गए यहां पे, अब यहां पे कोई ट्रीटी बनी है इंडिया और फॉरेन कंट्री के साथ में, इंटरनेशनल टैक्सेशन कहा गया है इसमें, यहां पे एक ट्रीटी बनी है डबल टैक्सेशन का टैब ही था यार, यहाँ पे कहाँ चला गया, डीटी डबल है, चलो जो बोलते बीच बीच में ना हुटर बजा दिया करो, ठीक है, चलो हम बजाएंगे अभी हुटर, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे डीटी डबल ए की, तो इंडिया के बहुत सारे डीटी डबल ए हर कंट्री के साथ में। अब आप एक बात समझिए, इंडिया के बहुत सारे डीटी डबल ए हर कंट्री के साथ में, तो सर एक बात बताइए, डीटी डबल ए जैसे ये ईरान के साथ हमारा लिमिटेड डीटी डबल ए है, इसके साथ साथ में लिमिटेड डीटी डबल ए बहुत सारी कंट्रीज के साथ में है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव मलेशिया के साथ में, चलो मलेशिया वाला अग्रीमेंट देखते हैं। ये सर मलेशिया के साथ हमारा जो अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट को इंटरप्रेट कैसे करेंगे, मतलब हाउ वी विल डू द इंटरप्रिटेशन करके, ठीक है। तो चलिए अपन बात करते हैं इंटरप्रिटेशन के कुछ रूल्स की, कि इसको सर इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो इंटरप्रेट, मैंने इस ग्लास में से पानी पिया था ना, मुझे खुद को याद नहीं है करके, ठीक है। चलो अपन बात करते हैं कि इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा। तो अपन इंटरप्रिटेशन के कुछ रूल्स देखते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब समझते हो, इंटरप्रिटेशन किसको बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ द टैक्स ट्रीटी। अगर कोई टैक्स ट्रीटी बनी है तो उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा। अब एक बात बताओ, इंटरप्रिटेशन किसको बोलेंगे? इंटरप्रिटेशन मतलब उसको इंटरप्रेट करना। किसको बोलेंगे इंटरप्रिटेशन? बोलो ना यार। चलो, इंटरप्रिटेशन किसको बोलेंगे? इंटरप्रिटेशन मतलब इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि इसको कैसे पढ़ा जाए। यस, वेरी गुड। इसको कैसे समझा जाए करके, ठीक है, इसको कैसे समझा जाए, हर चीज को समझना, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। तो एक बात समझो, यहां पे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दे रखे हैं इंटरप्रिटेशन के, और ये इंटरप्रिटेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या बोलते हैं समझने की कोशिश करना। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द टैक्स ट्रीटी, टैक्स ट्रीटी के इंटरप्रिटेशन के कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी डिराइव्ड बाय द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का मतलब होता है कि भैया इतने सालों से जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिसेस चल रही है, उन प्रैक्टिसेस के बेसिस पे ये रूल्स जो है वो निकल के आए, कुछ रूल्स निकल के आए हैं, और उस रूल्स जो है उन रूल्स के हिसाब से आपको कोई भी अग्रीमेंट को इंटरप्रेट करना है। तो जब आप इंटरप्रेट करोगे, अब आप बोलोगे ये रूल्स कहां से आए, जैसे आप बोल रहे हो गोल्डन रूल, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, यहां बोल रहे हो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, यहां बोलते हो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। ये रूल आए कहां से? ये आए हैं कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का मतलब होता है, देखो वर्ल्ड लेवल पे जो ट्रेड हो रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे जो अग्रीमेंट बन रहे हैं, वो लास्ट के 100-200 साल से बन रहे हैं। तो इतने सालों से क्या चीजें निकल के आई, कैसे निकल के आई, उनके बेसिस पे यहां पे कुछ इंटरप्रिटेशन के रूल्स है। सबसे पहला रूल जिसको बोला जाता है गोल्डन रूल, एंड उसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी टर्म को पढ़ोगे, आइडियली एनी टर्म या एनी वर्ड, कोई भी टर्म आप पढ़ोगे अग्रीमेंट का, कोई भी वर्ड आप पढ़ोगे, शुड बी इंटरप्रेटेड कीपिंग इट्स ऑब्जेक्टिव और ऑर्डिनरीली और लिटरल मीनिंग इन माइंड। मींस भैया जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ोगे ना, किसी टर्म को पढ़ोगे, तो आपको उसका ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव, ऑर्डिनरी मीनिंग और लिटरल मीनिंग इन द माइंड।
and the term has to be interpreted contextually. However, if grammatical interpretation would result in the absurdity of inconsistency, it should not be adopted. मतलब बड़ा सिंपल सा रूल है कि भैया आप किसी भी टर्म को पढ़ोगे ना, जैसे मान लो आपने किसी चीज को पढ़ा, तो जब आप किसी चीज को पढ़ोगे तो उसको उसका ऑब्जेक्टिव, ऑर्डिनरी और लिटरल मीनिंग माइंड में रख के और पढ़ना है कि भैया उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब अग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए समझने की कोशिश करना, आइडियली एनी टर्म्स या कोई भी वर्ड शुड बी इंटरप्रेटेड कीपिंग इट्स ऑब्जेक्टिव और ऑर्डिनरी और लिटरल मीनिंग इन माइंड, लेकिन द टर्म हैज टू बी इंटरप्रेटेड कॉन्टेक्चुअली, उसके कॉन्टेक्चुअली आपको इसको पढ़ना है। एंड अगर मान लो उसका ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जब आप करते हो और उससे कुछ गलत या फिर इनकंसिस्टेंट जो है वो उसका मीनिंग आता है, तो फिर आपको अडॉप्ट नहीं करना। तो कोई भी अग्रीमेंट आप पढ़ोगे उसका पहला ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है कि किसी भी वर्ड को आप पढ़ोगे ना, तो वर्ड को पहले आप उसका ऑब्जेक्टिव मीनिंग क्या है, ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है, वो ध्यान में रखते हुए उसको इंटरप्रेट करना है, उस वर्ड को पढ़ना है करके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर गोल्डन रूल। तो गोल्डन रूल या ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है कि भैया आपको उसके ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए किसी भी वर्ड को पढ़ना है, किसी भी लाइक वर्ड है, टर्म है, उसको पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड योर गोल्डन रूल। दूसरा है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है बताए कि टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, मतलब जो भी आपके वर्ड्स है, टर्म्स है ट्रीटी के, आर टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एट द टाइम ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड। भैया एक बात बताओ, जब वो ट्रीटी कंक्लूड हुई थी उस टाइम पे आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या था दोनों कंट्री का। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, जैसे मान लो इंडिया और यूके का ट्रेड डील होने वाला है, तो ट्रेड डील होने वाला है, यहां पे इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि दोनों कंट्री में एक दूसरे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अलाउ करना। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है। तो भैया एक बात बताओ, आपका इंटेंशन क्या था वो ट्रीटी जब साइन हुई थी तब? वो इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए आप इंटरप्रेट करोगे। दिस इज कॉल्ड योर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टर्म्स ऑफ ट्रीटी आर टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एट द टाइम ट्रीटी वॉज कंक्लूडेड। मींस जब ट्रीटी कंक्लूड हुई थी तो उस टाइम पे आपके कॉमन इंटेंशन क्या थे, दोनों कंट्रीज के क्या इंटेंशन थे, उसको ध्यान में रखते हुए आप क्या करोगे, ट्रीटी को इंटरप्रेट करोगे। दैट इज कॉल्ड योर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। तो देखो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है कि कोई भी वर्ड है या कोई भी टर्म्स है, उसका जो ऑब्जेक्टिव या ऑर्डिनरी लिटरल मीनिंग ध्यान में रखते हुए आप उसको इंटरप्रेट करोगे। दूसरा क्या बोलता है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जब वो ट्रीटी साइन हुई थी तो उन कंट्रीज के कॉमन इंटेंशन क्या थे, उसको ध्यान में रखते हुए आप उसको इंटरप्रेट करोगे। तीसरा पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि ट्रीटी इज टू बी इंटरप्रेटेड सो एज टू फैसिलिटेट द अटेनमेंट ऑफ द एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी। कि भैया जब आप ट्रीटी को इंटरप्रेट करोगे ना, तो आप ऐसे इंटरप्रेट करोगे जिससे कि ट्रीटी का पर्पस फुलफिल हो, जिससे कि ट्रीटी का जो एम था या ऑब्जेक्ट था वो फुलफिल हो, ये ध्यान में रखते हुए आप इंटरप्रेट करोगे। तो आप ट्रीटी को इंटरप्रेट करते टाइम क्या ध्यान में रखोगे, तो आप ये ध्यान में रखोगे उस ट्रीटी का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था करके, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आप उसके पर्पस तक पहुंचने की कोशिश करोगे। दैट इज कॉल्ड योर पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। तो अपन ने 3 रूल पढ़े अभी तक। सबसे पहला क्या था, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जिसको गोल्डन रूल बोलते हैं कि जो भी टर्म्स है या वर्ड है उसका पहले आप ऑब्जेक्टिव, ऑर्डिनरी या लिटरल मीनिंग है उसको ध्यान में रखिए। लेकिन वो मीनिंग अगर मान लो इनकंसिस्टेंसी देता है उसी अग्रीमेंट में, या एब्सर्डिटी देता है, मतलब गलत ही मीनिंग देता है, तो आप एक काम करिए फिर उसको छोड़ दीजिए। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या है कि ये देखा जाएगा कि जब ट्रीटी बनी थी तो कॉमन इंटेंशन क्या था पार्टीज का। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन ये देखा जाता है कि आपके इसका आप ऐसे इंटरप्रेट करो जिससे कि आप पर्पस तक पहुंच जाओ, आप जो उसके एम तक पहुंच जाओ, उसके ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाओ, ऐसे आपको इंटरप्रेट करना है किसी भी ट्रीटी को। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ द इफेक्टिवनेस, मींस आप कभी भी ट्रीटी को ऐसे इंटरप्रेट करोगे जिससे कि उसकी इफेक्टिवनेस बनी रहे, मतलब ऐसा ना हो जाए कि नहीं ये ट्रीटी काम की नहीं, अवॉइड हो जाए, उसकी इफेक्टिवनेस को खत्म नहीं करना है। आप ऐसे इंटरप्रेट करोगे कि ट्रीटी शुड बी इंटरप्रेटेड इन द मैनर टू हैव इफेक्ट रेदर देन मेक इट वॉइड। आप उसको ऐसे इंटरप्रेट करोगे जिससे कि उस ट्रीटी की इफेक्टिवनेस बनी रहे। आप उसको ऐसे इंटरप्रेट नहीं करोगे नहीं ये तो काम की नहीं है करके, ठीक है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं। आप उसकी इफेक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए करके, ठीक है, कोशिश करोगे। उसके बाद नेक्स्ट रूल बोलता है कि प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टेपोरेनिया एक्सपोजिटियो
कॉन्जिटियो या क्या बोलेंगे करके, ठीक है। तो कॉन्टेपोरेनिया एक्सपोजिटो, ये रूल ये बोलता है कि ट्रीटी टर्म्स आर नॉर्मली टू बी इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग एट द टाइम व्हेन ट्रीटी वाज कंक्लूडेड। कि भैया जब ट्रीटी बनी थी आज से 20 साल पहले, उस टाइम उस वर्ड का मीनिंग क्या था उस टाइम पे, वो मीनिंग लेके करेंगे। बट ये जो रूल है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता। दैट इज कॉल्ड कॉन्टेपोरेनिया एक्सपोजिटो, ऐसा कुछ ये वर्ड है करके, ठीक है। ये कोई फॉरेन की लैंग्वेज से उन्होंने उठा रखा है। इसका मीनिंग ये होता है कि जब ट्रीटी साइन हुई थी उस टाइम पे उस वर्ड का मीनिंग क्या था, उस टाइम का वर्ड का मीनिंग लेके और आप उसको इंटरप्रेट करेंगे। दैट इज कॉल्ड योर कॉन्टेपोरेनिया एक्सपोजिटो। अब एक बात समझना, नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है करके, ठीक है। जो भी इसको जैसे आप प्रोनाउंस करना है वो कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है लिबरल कंस्ट्रक्शन। लिबरल कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि जब भी आप डीटीडब्ल्यूए को पढ़ोगे ना तो उसको लिबरली पढ़ोगे। एक होता है नहीं रिजिडली पढ़ेंगे, एक होता है लिबरली पढ़ेंगे, फर्क है दोनों में। एक तो होता है रिजिडली पढ़ेंगे, एक एक वर्ड को देखेंगे कि अच्छा यहां पे इफ आया है, यहां पे फुल स्टॉप है, यहां पे कॉमा है करके, ठीक है, यहां पे कॉमा है, यहां पे ये है, यहां पे ये है करके, ठीक है। एक बात समझना, ऐसे नहीं पढ़ना है आपको, लिबरली पढ़ना है, लिबरली करके, ठीक है ऐसा, ठीक है पढ़ना है लिबरली। एक होता है ना, दो लोग होते हैं, एक होते हैं नहीं हम तो लिबरल है, एक होता है लिबरल लोग बोलते हैं करके, ठीक है, कि ये लोग लिबरल है। एक लोग होते हैं जो बोलते हैं नहीं ऐसा कैसे करके, ठीक है। तो लिबरली में और इसमें फर्क है। देखो आपके डोमेस्टिक जितने भी लॉ है, इनकम टैक्स लॉ, उसको हम लोग है ना लिबरली नहीं पढ़ते, उसको हम कॉमा फुल स्टॉप का भी मीनिंग होता है। बट डीटीडब्ल्यूए बनाते टाइम डीटीडब्ल्यूए जो होते हैं ना, उसको आपको लिबरल इंटरप्रिटेशन करना है, बोलना है ठीक है यार लिबरली करके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लिबरल इंटरप्रिटेशन। तो देखिए, it is a general principle of the construction with respect to the treaty that they shall be liberally construed so as to carry out the apparent intention of the parties। मींस आपको इसको लिबरली पढ़ना है, आपको ऐसा इफ बट वैसा नहीं पढ़ना है, फुल स्टॉप कॉमा नहीं यहां फुल स्टॉप लगा हुआ है इसका भी मीनिंग है, ऐसा नहीं, आपको लिबरली पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लिबरली पढ़ना है। और जब भी आप ट्रीटी को पढ़ोगे तो आपको इंटीग्रल अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब ट्रीटी को पूरा साथ में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं एक पैराग्राफ पढ़ के और आपने कुछ मीनिंग निकाल दिया, नहीं, आपको पूरा ट्रीटी को पढ़ना पड़ेगा और पूरा ट्रीटी को पढ़ने के बाद ही आप उसका मीनिंग निकालोगे। तो देखो, treaty should be constituted as a whole and effect should be given to each word which would be constituted in the same manner whenever it's occur. Any provision should not be interpreted in the isolation, rather the entire treaty should be read as whole to arrive its objective and purpose। आप पूरी ट्रीटी को पढ़ने के बाद, पूरे अग्रीमेंट को पढ़ने के बाद किसी जो है वो आप जो है इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे, मींस उसका कुछ ना कुछ व्यू निकालेंगे। आप ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पैराग्राफ के बेसिस पे कुछ कर रहे हैं। और लास्ट पार्ट, रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी, कि treaty should be given an interpretation in which the reasonable meaning of the word or phrases is preferred and in which the consistent meaning is given to the different portion of the instrument in accordance with the principle of the consistency। treaty should be interpreted in the light of existing international law करके, ठीक है। मींस यहाँ पे आपको जो कंसिस्टेंसी है वो आपको फॉलो करनी है। मींस अग्रीमेंट में मान लो आपने कोई पहला पैराग्राफ पढ़ा और वो 25 पेज का अग्रीमेंट, तो उसमें आपको जो वर्ड आप यूज कर रहे हो, वर्ड यूज हुआ है, उसका जो मीनिंग आ रहा है उसकी कंसिस्टेंसी है, दैट कंसिस्टेंसी शुड बी देयर, रीजनेबलनेस शुड बी देयर। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो इंटरप्रिटेशन के टाइम पे आपको ध्यान रखने हैं। एक काम करो, आप इसको सबको एक बार रिवाइज करो, क्या क्या लिखा हुआ है एक बार वापस से रिवाइज करो। हाँ भाई, एक बार इसको रिवाइज करो। ये तो बोरिंग है, तो मैं डांस करूं इसमें? ठीक है, जो है ही है, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 5 मार्क्स चाहिए ना 3 टॉपिक से। चलिए, तो एक बार मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं। हम पढ़ रहे हैं कुछ इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ से कुछ रूल्स निकल के आए जिसको बोलते हैं बेसिक रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब बेसिक रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला गोल्डन रूल। गोल्डन रूल क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, कि जब भी किसी वर्ड को आप पढ़ोगे ना, उस वर्ड का ऑब्जेक्टिव, ऑर्डिनरी और लिटरल मीनिंग लेके आप उसको इंटरप्रेट करोगे। पहला।
बट अगर ऑब्जेक्टिव, ऑर्डिनरी या लिटरल मीनिंग अब जब आप देखते हो, वो अगर मान लो एब्सर्डिटी या इनकंसिस्टेंसी देता है करके उसका मीनिंग, तो आप उसको छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। दूसरा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ये बोलता है क्या आपको है ना ऐसे इंटरप्रेट करना है कि कॉमन इंटेंशन क्या था पार्टीज का, मतलब जब वो ट्रीटी साइन हुई उस टाइम पे पार्टीज का जो अग्रीमेंट बना था उस टाइम दोनों पार्टीज का कॉमन इंटेंशन क्या था, वो इंटेंशन को देखते हुए आपको इंटरप्रेट करना है। तीसरा क्या बोलता है, पर्पस इंटरनेट, मतलब आपको पर्पस तक पहुंचना है कि आपका जब ट्रीटी साइन हुई थी उस टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट क्या था, पर्पस क्या था करके, ठीक है, एम क्या था, उस एम तक पहुंचने के लिए आपको इंटरप्रेट करना है। उसके बाद इफेक्टिवनेस, आप ट्रीटी को ऐसे इंटरप्रेट करोगे जिससे कि वो ट्रीटी इफेक्टिव बनी रहे, ना कि वॉइड हो जाए। बोला नहीं ऐसा नहीं, वॉइड नहीं, इफेक्टिवनेस उसकी बनाए रखनी है। उसके बाद कॉन्टेम्परेरी या एक्सपोजिटो का मतलब होता है जैसे ट्रीटी में एक वर्ड यूज हुआ था, उस वर्ड का मीनिंग आज देखो, आज फोन का मतलब मोबाइल से भी होता है कि तेरा फोन देना, फोन का मतलब मोबाइल से भी होता है, लेकिन आज से 25 साल पहले फोन का मतलब वो वायर्ड फोन से था। तो यहां पे एक बात बताओ, अगर कहीं अग्रीमेंट में फोन लिखा हुआ है तो आप क्या मोबाइल समझोगे या वो वाला फोन समझोगे? राइट आंसर इज वो वाला फोन समझोगे कि भाई जब अग्रीमेंट साइन हुआ था तब वो फोन का मीनिंग क्या था। तो आज से 25 साल पहले अग्रीमेंट साइन हुआ था, 25 साल पहले फोन का मतलब वो होलो टुन वाला फोन करके, ठीक है, तो वो वाला फोन था। तो जिस टाइम पे वो साइन हुआ था अग्रीमेंट, उस टाइम पे उसका मीनिंग क्या था, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेम्परेरी एक्सपोजिटो। अब एक बात समझना, लिबरल कंस्ट्रक्शन में आप जब भी अग्रीमेंट को पढ़ोगे थोड़ा लिबरली पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि नहीं कॉमा फुल स्टॉप, इस कॉमा का मतलब ये होगा, फुल स्टॉप का मतलब ये होगा, इफ का मतलब ये होगा, आई का, नहीं, ऐसा नहीं पढ़ना है। आपको लिबरली पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ने का मतलब आपको लिबरली पढ़ना है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, जब भी आप ट्रीटी को पढ़ोगे तो ट्रीटी को एज अ होल पढ़ोगे, इंटीग्रल अप्रोच। ऐसा नहीं कि एक ही पैराग्राफ पढ़ने के बाद नहीं हम तो ऐसा इंटरप्रेट करेंगे, ना, पहले पूरा पढ़ ले भाई, पूरा पढ़ ले और उसके बाद में तू अपना डिसीजन देना, तू फिर बाद में इंटरप्रेट करना। आप ऐसा नहीं करोगे एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद बोला नहीं हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। और लास्ट रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी है वो दोगे। ट्रीटी शुड बी गिवन अ इंटरप्रिटेशन इन विच इज द रीजनेबल मीनिंग, कि उसका रीजनेबली ये मीनिंग आना चाहिए, रीजनेबलनेस वहां पे होनी चाहिए कि जो भी वर्ड्स यूज हुए हैं, जो भी फ्रेजेस यूज हुए हैं, उसका रीजनेबल मीनिंग आप दोगे करके, ठीक है। आप रीजनेबल मीनिंग दोगे। अब देखो मोबाइल वर्ड का मतलब अलग अलग जगह 15 मीनिंग निकलते हैं मोबाइल वर्ड के, बट मोबाइल वर्ड का रीजनेबल मीनिंग क्या है? आज अपना जो मोबाइल टुनटुन वाला, मोबाइल वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। मोबाइल वर्ड जो है वो मोबाइल वर्ड के मीनिंग 15 हो सकते हैं, बट आप क्या करोगे, रीजनेबल जो मीनिंग है वो वाला मीनिंग है वो दोगे। दिस इज कॉल्ड योर जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में कौन कौन से, एक तो तुम्हारा गोल्डन रूल, दैट इज ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। दूसरा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि ट्रीटी जब साइन हुई थी उस टाइम पे दोनों पार्टी का इंटेंशन क्या था। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि एम और ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना है, पर्पस तक पहुंचना है आपको। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, ट्रीटी को ऐसे आप इंटरप्रेट करोगे जिससे कि इफेक्टिव बनी रहे, ना कि वॉइड हो जाए। लिबरल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि आप लिबरली उसको ऊपर ऊपर से देखोगे, आप ऐसे कॉमा फुल स्टॉप की मीनिंग नहीं निकालने जाओगे। कॉन्टेम्परेरी या एक्सपोजिटो का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्ड जो है उसका मीनिंग आप उस टाइम का देखोगे जिस टाइम वो ट्रीटी साइन हुई थी। एंड इंटीग्रल अप्रोच का मतलब होता है आप पूरी ट्रीटी को साथ में पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ पढ़ के और कंक्लूड कर दिए, नहीं। और रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कोई भी वर्ड है ना उसका रीजनेबली क्या मीनिंग निकलता है वो निकालोगे और फिर उसको कंसिस्टेंट करोगे, पूरी ट्रीटी तक आप कंसिस्टेंटली उसका मीनिंग वही रखोगे। दैट इज कॉल्ड योर सम जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब एक बात समझना, यहां पे दे रखा है एक्सट्रिंसिक एड्स टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट ट्रीटी। ये रूल्स के साथ साथ में मैं बताऊं कुछ ऐसी चीजें और है जो आपको देखनी पड़ेगी किसी भी ट्रीटी को इंटरप्रेट करने के लिए। किसी भी ट्रीटी को इंटरप्रेट करने के लिए कुछ ऐसी चीजें और है जो आपको देखनी पड़ेगी। तो क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी और अगर ट्रीटी को इंटरप्रेट करना है तो करके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले, अ वाइड रेंज ऑफ द एक्सट्रिंसिक मटेरियल इज परमिटेड टू बी यूज इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट ट्रीटी। तो ये मटेरियल भी यूज करते हैं ट्रीटी को इंटरप्रेट करने के लिए। पहला, इंटरप्रेटिव प्रोटोकॉल्स होते हैं कुछ करके, रिजोल्यूशन एंड कमिटी रिपोर्ट्स होती है, सेटिंग आउट एग्रीड इंटरप्रिटेशन से। तो कुल मिला के यहां पे कोई कमिटीज वगैरह बनाई, उनकी कोई रिपोर्ट्स वगैरह है, वो रिपोर्ट्स देखो। इंटरप्रेटिव प्रोटोकॉल्स बनाए हैं अगर मान लो किसी कंट्रीज के बीच में, तो वो प्रोटोकॉल्स को आप देख सकते हो। उसके बाद सबसीक्वेंट अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी और द एप्लीकेशन ऑफ इट्स प्रोविजन। हो सकता है अग्रीमेंट को कैसे इंटरप्रेट करना है उसका भी एक अग्रीमेंट बना दिया दोनों पार्टीज ने, तो वो देखना पड़ेगा कि अच्छा उसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद सबसीक्वेंट कंडक्ट ऑफ द स्टेट पार्टीज। कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई वो कैसे काम कर रहे हैं,
मतलब एक बार अग्रीमेंट बन गया और उसके बाद उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। कंडक्ट का मतलब यहां पे क्या होता है कि वो कैसे काम कर रहे हैं भाई। सब्सिक्वेंट कंडक्ट का मतलब वो उसके बाद कैसे उसको यूज कर रहे हैं ऑफ द स्टेट एज एविडेंस ऑफ द इंटेंशन ऑफ पार्टीज एंड देयर कंसेप्शन ऑफ द ट्रीटी। तो यहां पे ये समझ में आएगा कि भाई अग्रीमेंट बन गया, उसके बाद उसको कैसे वो फॉलो कर रहे हैं। सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या है उसको देखते हुए आप इंटरप्रेट करोगे। उसके साथ साथ अगर कोई पैरेलल ट्रीटी है, पैरेलल ट्रीटी मतलब ऐसा सिमिलर ट्रीटी जिसको बोला जाता है प्री मटेरिया करके, ठीक है, प्री मटेरिया इसे ही बोल रहा हूं मैं, या पेरी मटेरिया, जो भी आपको बोलना है। तो परी मटेरिया दैट इज कॉल्ड पैरेलल ट्रीटी। अगर ऐसी है, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल इंडिया चाइना की ट्रीटी के बीच में कोई डिस्प्यूट आ गया, इसको इंटरप्रेट करना है, तो इंटरप्रेट करने के लिए मान लो इंडिया यूएस का सिमिलर ट्रीटी है, तो आप इंडिया यूएस की ट्रीटी को देखोगे उसमें क्या है करके, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर पैरेलल ट्रीटी है, उसको देखा जाएगा। इन केस ऑफ द डाउट जहां पे अगर सेम सब्जेक्ट मैटर है तो उसके बाद इंटरनेशनल आर्टिकल्स आते हैं, इंटरनेशनल एसेज आते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती है करके, ठीक है। उसके बाद केयर्स पब्लिश बाय द इंटरनेशनल फिजिकल एसोसिएशन, जो आईएफए नेदरलैंड है, वो क्या करती है, केयर्स पब्लिश करती है, मींस उनकी रिपोर्ट्स आती है, उनकी बुक्स आती है, उनको आप देखोगे। उसके बाद प्रीएम्बल देखा जाता है। प्रीएम्बल क्या होता है पता है, किसी भी अग्रीमेंट का जो सबसे ऊपर लिखा होता है ना, दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। सबसे ऊपर लिखा होता है दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। प्रीएम्बल देखा जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि यहां पे जो अपन ट्रीटी देख रहे हैं, ये ट्रीटी है, ये ट्रीटी जो बनी है, आई थिंक इंडिया और मालदीव्स किसकी ट्रीटी थी ये मैं देख रहा था अभी ट्रीटी। एक सेकेंड कॉम्प्रिहेंसिव अग्रीमेंट में तो सबसे ऊपर मलेशिया ट्रीटी, ये देखो सबसे ऊपर जो लिखा होता है ना, उसको बोला जाता है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है कि प्रीएम्बल का मतलब जो चालू होता है वहां पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड योर प्रीएम्बल। तो देखिए यहां पे प्रीएम्बल क्या बोलता है, दैट इज अग्रीमेंट बिटवीन, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है दैट इज कॉल्ड योर प्रीएम्बल। ये क्या लिखा हुआ है देखिए, अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ द फिस्कल इवेजन विद रेस्पेक्ट टू द टैक्सेस ऑन इनकम, ये उसका प्रीएम्बल है। तो भैया ये जो है ये तुम्हारा ट्रीटी का प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब जहां से ट्रीटी चालू हो रही है उसमें क्या लिखा हुआ है उसको देखते हुए आप उसको इंटरप्रेट करोगे। और लास्ट में यहां पे दे रखा है अगर म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर बनता है। म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर क्या होता है कि मान लो कोई ट्रीटी में कोई चीज नहीं लिखी हुई, तो फिर क्या होता है, दोनों कंट्री की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपस में मिलके और फिर उसको डिसाइड करते हैं कि चलो अपन इसको ऐसे कर लेते हैं करके, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर, जिसको मैप बोलते हैं। तो आप एक बात समझो, यहां एक्सटेंसिव एज क्या है, तो एक्सटेंसिव का मतलब एक्सटेंसिक का मतलब क्या होता है, बाकी और भी चीजें देखी जाती है। क्या क्या आपको देखा जाएगा, इंटरप्रेटिव प्रोटोकॉल्स अगर कुछ बने हुए हैं, रेजोल्यूशन कमिटी की रिपोर्ट्स है, या फिर सेटिंग आउट अग्रीड इंटरप्रिटेशंस है, सबसीक्वेंट अग्रीमेंट बने हुए हैं, या सबसीक्वेंट कंडक्ट क्या है, मींस कैसे उसको काम कर रहे हो, कैसे आप उसको फॉलो कर रहे हो, पैरेलल ट्रीटी क्या है, इंटरनेशनल एसेज आते हैं, इंटरनेशनल आर्टिकल्स आते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती है, केयर्स पब्लिश करती है इंटरनेशनल फिजिकल एसोसिएशन ऑफ द नीदरलैंड, वो करते हैं, प्रीएम्बल है, म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर है। अब देखो ये आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है करके, ठीक है, ये क्यों आप फॉलो करना पड़ता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी को इंटरप्रेट करने के लिए ये चीजें भी फॉलो की जाती है, सिर्फ इतना याद रखिए। उसके बाद में कमेंट्रीज देखी जाती है, ओईसीडी एंड यूएन मॉडल की एंड देयर इंपॉर्टेंस वो देखा जाता है, एज वेल एज द फॉरेन कोर्ट्स के डिसीजन देखे जाते हैं। जो इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ जस्टिस होता है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके जो डिसीजंस होते हैं वो देखे जाते हैं। ओईसीडी एंड यूएन मॉडल की जो कमेंट्रीज होती है वो कमेंट्रीज देखी जाती है। इन सब चीजों को देखते हुए आप ट्रीटी को इंटरप्रेट करते हो। तो यहां पे जो थे ये तो जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन थे, ये जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन दे रखे थे। उसके बाद ये जो है ये एक्सट्रिंसिक एड्स थे, और उसके बाद में अब जो अपन पढ़ रहे हैं दैट इज द प्रोटोकॉल। इससे रिलेटेड एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं, ये प्रोटोकॉल क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि अगर कोई अग्रीमेंट बन गया और उस अग्रीमेंट में या तो कुछ अमेंडमेंट करना है या कोई चीजें जोड़नी है, तो वो क्या करते हैं, उस अग्रीमेंट को चेंज किए बिना उसी अग्रीमेंट में लास्ट में प्रोटोकॉल जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब आप समझ सकते हो, इट इज द अमेंडमेंट करके या सप्लीमेंट्री ऑफ द ट्रीटी। जैसे फॉर एन एग्जांपल अपन बात करते हैं कि आपने कोई चीजें पहले डिसाइड कर ली, लेकिन उसके बाद लगा अरे यार प्लीज इस अग्रीमेंट को थोड़ा सा चेंज कर लो ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या जोड़ते हैं, प्रोटोकॉल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, प्रोटोकॉल। अब जैसे ये तो अग्रीमेंट नया है तो इसमें कोई प्रोटोकॉल होगा नहीं, लेकिन आप बहुत सारी पुरानी ऐसी ट्रीटी देखोगे जिसमें इस ट्रीटी जहां कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है। जैसे आपको मैं बताऊं, इंडिया, और मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा ये चीज, इंडिया सिंगापुर ट्रीटी जो है उसमें प्रोटोकॉल जोड़ा गया।
उसके साथ इंडिया मॉरिशस जो ट्रीटी है, जिसमें यहां पे मॉरिशस गए थे अपने मोदी जी, तो उस टाइम उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल जोड़ा गया। तो प्रोटोकॉल का मतलब होता है अमेंडमेंट जोड़ना। अमेंडमेंट जोड़ना कि एक ट्रीटी पहले बन गई, अग्रीमेंट बन गया, उस अग्रीमेंट में कुछ चीजें और ऐड करनी है, ले करके, ठीक है, कुछ चीजें ऐड कर दी है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। तो चलिए अपन एक काम करते हैं, प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इट इज लाइक अ सप्लीमेंट टू द ट्रीटी। इन मेनी ट्रीटी, in order to put certain matter beyond the doubt, there is a protocol annex at the end of the treaty. कोई चीजें डाउट से बाहर रखने के लिए उसके नीचे प्रोटोकॉल जोड़ा जाता है, which clarify borderline issue. A protocol is the integral part of the text treaty and has to be the same binding force as the main clause therein. प्रोटोकॉल है ना, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ट्रीटी है, मतलब जितना ट्रीटी का महत्व है उतना ही प्रोटोकॉल का महत्व है। अब एक बात समझो, जैसे प्रोटोकॉल का मतलब होता है, आपने सुना होगा बहुत बार एक मोस्ट फेवर्ड नेशन करके आपने वर्ड सुना होगा, MFN करके, बहुत बार आप ये वर्ड सुनते होंगे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन, मोस्ट फेवर्ड नेशन। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है? जैसे आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन से तो हटाया ही नहीं है अभी तक, अभी भी जो है वो मोस्ट फेवर्ड नेशन ही है, इंडिया और पाकिस्तान करके, ठीक है। तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा लेता हूं तो आप इजीली समझ पाओगे। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो फॉर एन एग्जांपल कि मान लो ये इंडिया है और ये जो है फॉर एन एग्जांपल नेपाल है। नेपाल एंड इंडिया एकदम पक्के वाले दोस्त है, ठीक है। अब एक बात समझना, इंडिया और नेपाल के बीच में अग्रीमेंट हुआ और उस अग्रीमेंट में मान लो ये लिखा हुआ है कि नेपाल का बंदा अगर इंडिया से इनकम कमाता है तो फॉर एन एग्जांपल उस इनकम पे इंडिया में टैक्स है वो सिर्फ 15% से लगेगा, 15% टैक्स रेट है, ये लिखा हुआ है इंडिया नेपाल के अग्रीमेंट में। और इनकम मान लो रॉयल्टी की इनकम, क्या रॉयल्टी पे 15% इंडिया में टैक्स लगेगा, ऐसा इंडिया नेपाल का अग्रीमेंट बोलता है। लेकिन उस अग्रीमेंट में मान लो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज डाला हुआ है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज डाला हुआ है, MFN क्लॉज डाला हुआ है। मान लो नेपाल और इंडिया दोनों मोस्ट फेवर्ड नेशन है, तो उसमें क्या होगा कि अगर मान लो थोड़े दिन के बाद इंडिया ने क्या किया, एक अग्रीमेंट साइन किया जापान के साथ, एक अग्रीमेंट साइन किया जापान के साथ, और जापान के साथ अग्रीमेंट साइन किया, उसमें यह लिखा कि जापान का कोई बंदा इंडिया से कैपिटल गेन या कोई मान लो रॉयल्टी कमाएगा तो इंडिया में टैक्स है वो सिर्फ 10% मिलेगा, मतलब इंडिया में टैक्स है वो सिर्फ 10% लगेगा। ऐसा जापान के साथ अग्रीमेंट हुआ। अब एक बात समझो, यहां नेपाल बोलेगा इंडिया वालों से कि भाई यार तुम तो बड़े मतलब वो निकले करके दगाबाज निकले, तुमने हमारे साथ में अग्रीमेंट किया और हमारे लोगों को बोला है 15% टैक्स लगेगा, और तुम जापान वाले लोगों को बोल रहा है उनको सिर्फ इंडिया में 10% टैक्स लगेगा। तो यहां पे इस नेपाल की ट्रीटी में अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज है तो बेटा ये नेपाल को ऑटोमेटिकली 10% का बेनिफिट मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली नेपाल को 10% का बेनिफिट मिल जाएगा, मींस नेपाल विल बी द मोस्ट फेवर्ड नेशन करके, ठीक है। तो एक बात समझना, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है कि भैया अगर मान लो आप आपने एक पहले ट्रीटी साइन की हुई है उस कंट्री के साथ और उसको आपने MFN बना रखा है, मोस्ट फेवर्ड नेशन बना रखा है, तो अगर सबसीक्वेंट ट्रीटी किसी और कंट्री के साइन होती है और उसमें अगर और ज्यादा फेवरेबल है तो बेटा अगर वो पुराना कंट्री आपका MFN है ना तो उसको भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। तो ऐसा आपने सुना होगा, अरे उस कंट्री को तो हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन बना रखा है करके, ठीक है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज ये बोलता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे प्रोटोकॉल में, प्रोटोकॉल टू द इंडिया एंड फ्रांस ट्रीटी कंटेन अ मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। दिस वन मस्ट रेफर टू द प्रोटोकॉल बिफोर अराइविंग एट फाइनल कंक्लूजन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स ट्रीटी प्रोविजन। Under most favored nation clause, a country agree to extend the benefit to the resident of other country which it had first country promise to the resident of the third country। मतलब आप जो थर्ड कंट्री को बेनिफिट देने वाले हो, जापान को बेनिफिट देने वाले हो, वो इनको भी देना चाहिए, ऑटोमेटिकली इनको बेनिफिट चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज करके, ठीक है। इट ट्राई टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ द डिफरेंट कंट्री। इससे क्या होगा कि डिफरेंट कंट्रीज के रेजिडेंट के बीच में जो है वो दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन या जो है समरूपता रहेगी, असमानता नहीं आएगी। आगे क्या दे रखा है, सपोज एज पर द इंडिया यूके ट्रीटी
resident of UK liable to pay tax in India on the royalty derived from India is only 10%. After some time, India entered into the DTAA with the Sri Lanka, and as per Sri Lanka DTAA, resident of Sri Lanka liable to pay tax in India on the royalty derived from India is only at 5%. मान लो श्रीलंका वालों के लिए बोला सिर्फ 5% इंडिया में टैक्स भरना है. नाउ इन दिस एग्जांपल, सपोज इंडिया यूके ट्रीटी कंटेन द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, देन रेजिडेंट ऑफ यूके लाइबल टू पे टैक्स इन इंडिया इज ओनली 5%. दैट इज कॉल्ड योर मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज. तो ये क्या होता है कि अगर मान लो आप किसी कंट्री के साथ में अग्रीमेंट करते हो और उस वहां के लोगों को आपने बोला 15% टैक्स, और अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन में उस कंट्री को डाला हुआ है, तो इन फ्यूचर में अगर आप किसी दूसरी कंट्री के साथ अग्रीमेंट करोगे और उस कंट्री के रेजिडेंट को अगर आपने ज्यादा बेनिफिट दिया, तो उतना बेनिफिट उस पुरानी वाली कंट्री जो फर्स्ट नेशन है उसके लोगों को भी मिल जाएगा. दिस इज कॉल्ड योर MFN क्लॉज. इसको बोला जाता है मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज करके. ठीक है, इसका प्रोटोकॉल बनता है, मतलब इसका प्रोटोकॉल में डाला जाता है कि ये कंट्री हमारी मोस्ट फेवर्ड नेशन है. चलिए, अब इसको लेके ना एक सीबीडीटी ने चीजें क्लेरिफाई की OECD कंट्री को लेके. अब ये चीज सीबीडीटी ने क्या चीजें क्लेरिफाई की वो मैं आपको बताता हूं. देखो, सीबीडीटी क्लेरिफाई दैट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज एंड बेनिफिट ऑफ द लोअर रेट और रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ सोर्स टैक्सेशन राइट इन रिलेशन टू द सर्टेन आइटम ऑफ इनकम सच एज डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस एटसेट्रा प्रोवाइडेड इन इंडिया DTAA with the third state will be available to the first OECD state only when the all following conditions are satisfied. अब एक बात समझना, होता क्या है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया है और ये तुम्हारा यूके है, और यूके मान लो जो है वो तुम्हारा OECD कंट्री है. OECD कंट्री है, OECD मतलब तुम्हारे OECD. इंडिया इज नॉट अ OECD कंट्री है. इंडिया इज अ UN में आता है, हम यूनाइटेड नेशन के पास है, हम OECD कंट्री ग्रुप के पार्ट नहीं है. अब यूके जो है वो मान लो OECD है. अब हुआ क्या, यहां यूके जो है वो यूके के लोगों को बोला है कि इंडिया से जो रॉयल्टी मिलेगी उस पर टैक्स लगेगा 15%. ठीक है, 15% टैक्स लगेगा, ये यूके वालों को बोला है. तो यूके अपन बोल देते हैं यहां पे फर्स्ट स्टेट करके. ठीक है, फर्स्ट स्टेट को बेनिफिट बोला हुआ है 15%. OECD कंट्री है यूके. अब इंडिया ने क्या किया, एक और अग्रीमेंट किया जो कि यूएसए के साथ किया, यूएसए के साथ. और मान लो यूएसए भी OECD कंट्री है, ये भी OECD कंट्री है. तो इन्होंने बोला कि यूएसए के अग्रीमेंट में बोला हुआ है, मान लो कि आपको सिर्फ 7% टैक्स लगेगा, तो यहां जो पुराना OECD कंट्री है इसको भी अब 15 की जगह 7% ही लगेगा, बट कुछ कंडीशन है वो सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी. तो देखो, इन्होंने क्या किया, OECD कंट्रीज को मोस्ट फेवर्ड नेशन बना दिया कि अगर मान लो एक OECD कंट्री है जहां पे पहले अग्रीमेंट हुआ था, उनके लोगों को बोला था इंडिया में 15% टैक्स लगेगा. अब मान लो दूसरी OECD कंट्री के साथ हमने अग्रीमेंट किया, यहां पे बोला 7% लगेगा, तो ये पहली कंट्री वालों को भी 7% ही टैक्स लगेगा, ऐसा सीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया. बट कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. कंडीशन क्या क्या है देखिए, वापस से पढ़ेंगे इस वाले सीबीडीटी क्लेरिफिकेशन को. सीबीडीटी क्लेरिफाई दैट the applicability of MFN clause or benefit of the lower rate or restricted scope of source taxation right in relation to certain item of the income such as dividend, interest, royalty, FTS provided in India DTAA with third state will be available to the first OECD state only when all the following conditions are satisfied. Condition क्या क्या satisfied होनी चाहिए? पहली condition, द सेकेंड ट्रीटी का मतलब जो इंडिया और यूएसए के बीच में हो रही है, ये वाली ट्रीटी, second treaty that is with third state is entered into after the signing entry into force depending upon the language of MFN clause of the treaty between India and the first state. मतलब इनके बीच में जो अग्रीमेंट था ये पहले हुआ था और उसके बाद में अग्रीमेंट इनके बीच में साइन हो रहा है. मतलब इन सिंपल वर्ड, जो फर्स्ट स्टेट है ये वाला, इसके साथ में जो अग्रीमेंट हुआ था वो पहले हुआ था और इनके बीच में जो अग्रीमेंट हो रहा है वो बाद में हो रहा है. दूसरी कंडीशन, the second treaty is entered into between India and state which is a member of OECD at the time of signing of the treaty with it. मतलब बेटा, जब ये सेकेंड कंट्री के साथ में आप अग्रीमेंट साइन कर रहे हो ना, ये अग्रीमेंट जब आप साइन कर रहे हो इस दिन ये यूएसए OECD का पार्ट होना चाहिए, ये OECD कंट्री होना चाहिए. तीसरी कंडीशन, India limits its taxing right in the second treaty in relation to the rate of scope of taxation in respect of relevant item of income. मींस यहां पे इंडिया अपना रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, बोल रहा है 7% ही हम टैक्स लेंगे. The separate notification has been issued by India.
सेपरेट नोटिफिकेशन इंडिया वाले निकालेंगे। Importing the benefit of second treaty into the treaty with the first state is required to be provision of section 90A of the Income Tax Act 1961। मींस यहां पे बेटा इसके साथ जो ट्रीटी हुआ है उसमें 7% है, पहली कंट्री के साथ में भी MFN माना जाएगा, 7% लगेगा, लेकिन उसके लिए इंडिया नोटिफिकेशन निकालेगा। अगर ये ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ही उस पर्टिकुलर केस में इस पुरानी वाली कंट्री को 7% का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए, if all the condition enumerated in 1 to 4 are satisfied, then the lower rate or restricted scope in the treaty with the third state is imported into the treaty with the OECD state having MFN clause from the date as per the provision of MFN clause in the DTAA after following due procedure under the income tax law। तो यहां पे एक क्लेरिफिकेशन किससे रिलेटेड है? ये क्लेरिफिकेशन सिर्फ OECD कंट्री के लिए है। इन्होंने क्या बोला कि मान लो एक OECD कंट्री के साथ में हमारा पहले एग्रीमेंट हुआ था और उसमें ऑलरेडी MFN क्लॉज है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज है। फिर हमारा दूसरी OECD कंट्री के साथ में एग्रीमेंट हुआ, तो दूसरी OECD कंट्री के साथ में एग्रीमेंट हुआ और वहां पे कुछ ज्यादा बेनिफिट दिया हुआ है, तो उतना बेनिफिट पुरानी वाली जो OECD कंट्री है उसको भी मिल जाएगा, लेकिन 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि ये सेकेंड ट्रीटी जो साइन हो रही है ये फर्स्ट ट्रीटी होने के बाद हुई है। दूसरी कंडीशन यह है कि जो सेकेंड ट्रीटी जब हो रही है उस टाइम पे ये यूएसए जो है ये OECD का पार्ट है। तीसरी कंडीशन यह है कि इसके लिए इंडिया जो है वो सेकेंड ट्रीटी में अपने राइट को थोड़ा लिमिट कर रहा है, मतलब कम कर रहा है राइट को। और चौथी कंडीशन यह है गवर्नमेंट ने इसका नोटिफिकेशन निकाला है, गवर्नमेंट ने इसका नोटिफिकेशन निकाला है। अगर ये सब चीजें कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो MFN क्लॉज है, तो जितना बेनिफिट आपके इस वाली ट्रीटी में है सेकेंड वाली में, उतना बेनिफिट आपके फर्स्ट वाली ट्रीटी में भी मिल जाएगा। इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। चलिए अपन एक काम करते हैं, लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन द एम्बुलेटरी एंड स्टैटिक अप्रोच। देखो, 2 अप्रोच होती है इंटरप्रिटेशन के टाइम पे, कोई भी मीनिंग को डिसाइड करते टाइम। एक होता है स्टैटिक अप्रोच और एक होता है एम्बुलेटरी अप्रोच। ये क्या होता है? डिसाइड व्हाट मीनिंग टू बी असाइन टू द टर्म, 2 व्यूज कैन बी टेकन। वन इज द स्टैटिक अप्रोच। स्टैटिक अप्रोच क्या बोलता है कि इट लुक एट द मीनिंग एट द टाइम व्हेन ट्रीटी वाज साइन, कि ट्रीटी साइन हुआ था तब उसका मीनिंग क्या था, दैट इज कॉल्ड योर स्टैटिक अप्रोच। कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, जब ट्रीटी साइन हुई थी आज से 25 साल पहले, उस टाइम फोन का मीनिंग क्या था? तो फोन का मतलब वायर वाला, ट्रिंग ट्रिंग वाला, वही था। लेकिन एम्बुलेटरी अप्रोच ये बोलता है कि भैया अब जब आप ट्रीटी को इंटरप्रेट कर रहे हो, आज की डेट में उसका मीनिंग क्या है फोन का, तो आज उसमें मोबाइल भी आ जाता है, उसमें बाकी चीजें भी आ जाती है, करके टैबलेट भी आ जाता है फोन में, तो अभी बहुत सारी चीजें आ जाती है। दैट इज कॉल्ड एम्बुलेटरी अप्रोच। तो देखिए, इट प्रोवाइड्स दैट वन लुक एट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रीटी प्रोविजन। Means all model commentaries favor this approach only. However, with one caution that this approach cannot be applied when there is a radical amendment in the domestic law, thereby changing the sum and substance of that term. अब एक बात समझना, इन्होंने बोला कि नॉर्मली 2 तरह की अप्रोच होती है। एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब सेम, मतलब पहले क्या था उस टाइम पे वही मीनिंग लो। दूसरा होता है एम्बुलेटरी अप्रोच। एम्बुलेटरी अप्रोच क्या होता है कि जब आप ट्रीटी को इंटरप्रेट कर रहे हो, जब ट्रीटी की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के टाइम पे उसका मीनिंग क्या है, एप्लीकेशन के टाइम पे उसका मीनिंग क्या है, एप्लीकेशन के टाइम पे उसका मीनिंग क्या है, वो देखा जाएगा। लेकिन वो नहीं देखा जाएगा अगर डोमेस्टिक लॉ में रेडिकली चेंज कर लिया है आपने करके, ठीक है, तो उस केस में। अदरवाइज बेटा यहां पे नॉर्मली एम्बुलेटरी अप्रोच है, वो हर जगह फॉलो होता है। चलिए आप एक काम करिए, आ जाइए आप अपनी बुक में, कंपाइलर में आइए आप अपने, और देखिए कंपाइलर में कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। कंपाइलर में आ जाइए आप लोग, और कंपाइलर में जो आपका टेक्स्ट ट्रीटी वाला टॉपिक है उसमें आइए। चलिए उसमें आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ये सब आईसीआई के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आईसीआई का क्वेश्चन है, आईसीआई मटेरियल में दे रखा है। What do you mean by the double taxation? Discuss the connecting factor which lead to the double taxation. अब एक बात समझना, डबल टैक्सेशन क्या है और डबल टैक्सेशन के कनेक्टिंग फैक्टर क्या है, क्यों होता है डबल टैक्सेशन। तो डबल टैक्सेशन मतलब एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लगना, दैट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन क्यों होता है? क्योंकि आप एक रेजिडेंस रूल फॉलो करते हो, एक सोर्स रूल फॉलो करते हो, उसकी वजह से होता है। नॉर्मली डबल टैक्सेशन जो है वो 2 तरह के होते हैं, वन इज द जुरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन, वन इज द इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन।
जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन है उसको कैसे हटाया जाएगा, डीटीडब्ल्यूए बनाए जाएंगे या फिर सेक्शन 91 में रिबेट दी जाएगी। तो ये एज इट इज आंसर चापना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है एज इट इज ये आंसर दे रखा है जो मैंने आपको कॉम्पैक्ट में भी पढ़ाया। दूसरा देखो, इन एडिशन टू द अलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट, भाई इन एडिशन थ्रू अलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट एंड एलिमिनेशन ऑफ डबल टैक्सेशन देयर आर वेरियस अदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हाइल एंटरिंग इनटू द ट्रीटी। भाई ट्रीटी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ट्रीटी क्यों, नीड ऑफ ट्रीटी, तो नीड ऑफ ट्रीटी में देखो अलोकेशन ऑफ टैक्सिंग राइट तो है ही है, डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करना है वो तो है ही है, उसके साथ साथ मैंने और भी चीजें तो पढ़ाई थी, क्या क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन करो, अगर कोई भी ट्रीटी इंटरप्रिटेशन में डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करो, उसके बाद में एक दूसरे को लेजिटिमेट टैक्स रिकवरी में हेल्प करो, उसके बाद में मैंने बोला इक्विटी फेयरनेस पे ध्यान दो, न्यूट्रलिटी एफिशिएंसी एंड प्रमोशन ऑफ द म्यूचुअल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, ये चीजें मैंने आपको वहां पढ़ाई एज इट इज आईसीएआई ने यहां क्वेश्चन में दे रखी है कि नीड क्या है ट्रीटी की, नीड क्या है ट्रीटी के करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है ये आपका वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटी से है जो अपन ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। उसके बाद व्हाट आर द एक्सटेंसिव एड्स टू इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटी, टैक्स ट्रीटी को अगर इंटरप्रेट करने के लिए एक्सटेंसिव क्या क्या चीजें और देखी जाती है, तो एक्सटेंसिव में मैंने बोला इंटरप्रेटिव प्रोटोकॉल्स है, रिजोल्यूशन एंड कमिटी रिपोर्ट है करके, ठीक है, उसके साथ में सबसीक्वेंट अग्रीमेंट कोई बने हैं वो आप ले लीजिए, उसके साथ में सबसीक्वेंट कंडक्ट का मतलब जो अग्रीमेंट के बाद ट्रीटी जो कंपनी जो कंट्रीज है वो कैसे अपने आप कैसे उसका काम कर रही है, वो सबसीक्वेंट कंडक्ट मींस कैसे उसको फॉलो कर रही है वो देखिए आप, अदर ट्रीटी जो है वो आप देखिए, उसके साथ साथ में आप यहां पे वो भी लिख सकते हैं ओईसीडी कमेंट्री है, यूएन कमेंट्री है, उसके बाद में जो एसेज है करके, ठीक है, उसके बाद में वो एक था नीदरलैंड वाला आया वो वाला उसका जो आता है केयर्स करके वो है, तो ये सब चीजों को देखते हुए हम जो है दिस इज कॉल्ड योर एक्सट्रिंसिक एड्स करके टू इंटरप्रेट द टेक्स्ट ट्रीटी, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4 करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में यहां पे एक पॉइंट दे रखा है कि सर ये जो प्रोटोकॉल एंड प्रीएम्बल क्या होता है, तो प्रीएम्बल का मतलब तो क्या होता है कि भैया सबसे पहले प्रीएम्बल जो ट्रीटी है वो ट्रीटी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल देखा जाता है कि भैया इसमें करना क्या है, ये क्यों बनाई जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। और प्रोटोकॉल का मतलब होता है अमेंडमेंट, जो सप्लीमेंट्री ऐड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अमेंडमेंट, जिसको एनेक्चर आप बोल सकते हो। तो मैंने आपको बोला कि देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, यहां पे एग्जांपल भी देना है, तो आप यहां पे एग्जांपल दे सकते हैं। प्रोटोकॉल में आप दे दीजिए इंडिया और फ्रांस का मोस्ट नेशनल क्लॉज, नेशन क्लॉज वाला, मोस्ट नेशन क्लॉज वाला है वो मोस्ट नेशन क्लॉज वाला दे दीजिए करके, ठीक है, दैट इज एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला करके, ठीक है, वो आप एग्जांपल दे देंगे प्रोटोकॉल में। यहां पे प्रीएम्बल में क्या होता है कि प्रीएम्बल में भाई वो अग्रीमेंट बनाया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे आप देखोगे यहां पे जो अग्रीमेंट बना इसके साथ में, इस कंट्री के साथ में, इस कंट्री का अपन नाम क्या देख रहे थे, मलेशिया, मलेशिया के साथ, तो मलेशिया के साथ में अग्रीमेंट बना है, उसमें सबसे पहले लाइन में लिखा हुआ क्या है, agreement between India and Malaysia for the avoidance of the double taxation and the prevention of the fiscal evasion with respect to the taxes on income। अब इसमें जो एग्जांपल देना है वो आपको देना है मॉरिशस के साथ हमारा अग्रीमेंट बना था, मॉरिशस के साथ जो अग्रीमेंट बना था उसका प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है पता है कि एनकरेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हम एक दूसरे का म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेंगे, वो प्रीएम्बल में लिखा हुआ था, तो वो तुम्हारा प्रीएम्बल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आप देख लोगे करके, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये मई 2021 की इसमें आया था एमटीपी में, ये आईसीआई का क्वेश्चन नहीं है, आईसीआई में ये 5 क्वेश्चन दे रखे, एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो कौन सा दे रखा है मैं बताऊंगा। ये एमटीपी में आया था मई 2021 का कि प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटो क्या होता है करके, ठीक है। ये क्या होता है कि जिस टाइम पे ट्रीटी हुई थी उस टाइम का मीनिंग लेना है, और दूसरा पर्पसिव इंटरप्रिटेशन क्या होता है, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का मतलब आपको ऐसे इंटरप्रेट करना है जिससे कि उसका पर्पस निकल पाए, वो ट्रीटी जो है उसका पर्पस निकल पाए, उस पर्पस पे आप पहुंच पाओ करके, उसका पर्पस निकल पाए वो आपको देखना है। पर्पस, उसका पर्पस क्या था, जैसे अपन बात कर रहे थे इंडिया मॉरिशस ट्रीटी का, तो इंडिया मॉरिशस ट्रीटी का पर्पस था एनकरेजमेंट ऑफ द म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो म्यूचुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है उसको एनकरेज करना, दैट वाज द पर्पस, तो दैट इज कॉल्ड योर पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, वो पर्पस तक आप पहुंच पाओ, दैट इज उसके जो ऑब्जेक्टिव और उसके पर्पस तक आप पहुंच पाओ, दैट इज नोन एज योर पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6 करके। क्वेश्चन नंबर 7 वापस वही वाला जो है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ये नवंबर 2019 के एग्जाम में आया था। इसमें क्या था कि सर जुरिडिकल डबल टैक्सेशन क्या होता है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है करके, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। और डू यू अग्री दैट टैक्स ट्रीटी आर टू बी इंटरप्रेटेड लिबरली एंड इफ सो व्हाई, आंसर इज यस।
जब टैक्स ट्रीटी होती है वो दो कंट्री के बीच में बन रही है और वहां पे आपको लिबरल इंटरप्रिटेशन देखना है करके, ठीक है। वहां पे आप जो है वो ऐसा नहीं देखेंगे कि भैया नहीं नहीं यहां तो कॉमा फुल स्टॉप देखना है, नहीं, आपको लिबरल इंटरप्रिटेशन है वो आपको देखना है, दैट इज कॉल्ड लिबरल इंटरप्रिटेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्वेश्चन नंबर 8 डबल टैक्सेशन एंड इंटरप्रिटेशन जुलाई 2021 के पेपर में आया था कि व्हाट आर द अप्रोचेस फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द डबल टैक्सेशन। ये मॉडल टैक्स कन्वेंशन का क्वेश्चन था कि भैया एक बात बताइए कौन से मेथड फॉलो होते हैं। मैंने बोला था एग्जाम्पशन मेथड, क्रेडिट मेथड। एग्जाम्पशन मेथड, क्रेडिट मेथड होता है। उसके बाद जुरिडिकल डबल टैक्सेशन क्या होता है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन क्या होता है। ये देखो मैं आपको बताऊं ना, ये बहुत बार आ गया है, बहुत बार आ गया है। कैन द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन बी सॉल्व बाय द अबोव अप्रोचेस। एक बात बताऊं, देखो जो जुरिडिकल डबल टैक्सेशन होता है ना वो तो डीटी डबल ए के थ्रू सॉल्व हो जाता है, बट इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन डीटी डबल ए के थ्रू सॉल्व नहीं होता। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन कैसे सॉल्व होता है, मैप के थ्रू। आप ऐसा कहीं पे चाहिए तो लिख लेना कि इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन का जो इश्यू है ना वो आप मैप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। मैप का मतलब होता है म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर है उसके थ्रू सॉल्व हो सकता है, मैप के थ्रू सॉल्व हो सकता है, और बाकी किसी के थ्रू सॉल्व नहीं हो सकता। तो देखो जुरिडिकल डबल टैक्सेशन का इशू है वो आपका रिजॉल्व हो सकता है, किसके थ्रू रिजॉल्व हो सकता है, जुरिडिकल डबल टैक्सेशन है उसका इशू है वो रिजॉल्व हो सकता है डीटी डबल ए के थ्रू। बट बेटा अगर मान लो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन है, इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन एग्जांपल के लिए वो डिविडेंड वाला, कि उधर डीडीडी भर रहे हैं इंडिया में भी मेरे पे टैक्स लग रहा है, इकोनॉमिक डबल, तो उसको मैप के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है। म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर है उसके थ्रू है वो रिजॉल्व किया जा सकता है, उसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है, उसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। तो यहां पे क्या बोला हुआ है कि भैया ये इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन के लिए बायलैटरल नेगोशिएशन करके इसको रिजॉल्व किया जा सकता है। बायलैटरल नेगोशिएशन होता है मैप के थ्रू, मैप का मतलब होता है म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर। उसके बाद टू टाइप ऑफ द डीटी डबल ए, ये दिसंबर 2021 में क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द टू टाइप ऑफ द डीटी डबल ए, लिमिटेड डीटी डबल ए एंड कॉम्प्रिहेंसिव डीटी डबल ए। कॉम्प्रिहेंसिव में सब चीजें कवर होती है, लिमिटेड में लिमिटेड पार्ट, जैसे इंडिया पाकिस्तान के लिए सिर्फ एयरलाइंस बिजनेस है उसको कवर किया है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड डीटी डबल ए। और क्वेश्चन नंबर 10 ये आता है स्टैटिक अप्रोच और एम्बुलेटरी अप्रोच में क्या फर्क है। तो ये नवंबर 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। स्टैटिक अप्रोच का मतलब होता है कि जो मीनिंग उस टाइम ट्रीटी साइन हुई थी उस टाइम क्या मीनिंग था वो ले लो, दैट इज कॉल्ड योर स्टैटिक अप्रोच। और एम्बुलेटरी अप्रोच क्या होता है, जब आप उस ट्रीटी को अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो करके, ठीक है, एप्लीकेशन कर रहे हो उस टाइम पे क्या मीनिंग है वो आपको लेने का है, दैट इज कॉल्ड योर एम्बुलेटरी अप्रोच। सो बेटा यहां पे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मेरे हिसाब से सब क्वेश्चन हो गए एक्सेप्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के आई थिंक सब हो गए करके, ठीक है। हाँ, अब्दुल रजाक मैंने ने केस लॉ था सुप्रीम कोर्ट का उसमें ऐसा बोला था। चलिए तो मैं एक बात बोलूं, क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के आई थिंक आपके सब क्वेश्चन हो चुके हैं। अब एक है ना, एक क्वेश्चन मैं ना आईसीआई के मटेरियल से लेना भूल गया, मैं आपको बताऊं तो मैंने यहां पे टोटल 10 क्वेश्चन लिए बट एक क्वेश्चन और था आईसीआई में मैं लेना भूल गया, मैं सच बताऊं तो आई जस्ट फॉरगेट टू इंक्लूड दैट क्वेश्चन। बट उसके बाद मुझे पता चला, याद आया कि अरे यार ये क्वेश्चन लेना भूल गया, तो वो मैं क्वेश्चन आज आपको यहां पे इसमें दे रहा हूं करके, मतलब उसको कॉपी करके मैं इधर दे रहा हूं। वो क्वेश्चन एमएफएन क्लॉज का है, मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला क्लॉज। तो मैं स्टडी मैट पे जाता हूं न्यू सिलेबस में, फाइनल कोर्स में, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन में, और यहां पे एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द टैक्स ट्रीटी, ये तुम्हारा टॉपिक है। इस टॉपिक में मैंने आपको 10 क्वेश्चन वहां दे रखे हैं, जो पास्ट एग्जामिनेशन वगैरह वो भी मैंने कवर किया है। आईसीआई ने जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आईसीआई ने यहां पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये 5 क्वेश्चन मैंने से 4 क्वेश्चन मैंने ले लिए, एक क्वेश्चन मैं सच बता रहा हूं मैं लेना भूल गया करके, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं अभी आपको यहां पे करा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय डबल टैक्सेशन, कनेक्टिंग फैक्टर, एडिशन टू द अलोकेटिंग टैक्सिंग राइट के साथ साथ और भी चीजें होती है। जनरल रूल ऑफ वियना कन्वेंशन वाला बाकी है आपका। व्हाट इज द एक्सट्रिंसिक एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी, जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। ये मैट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन है ये मैं लेना भूल गया, मैं इस मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन का फोटो है वो मैं आपके उसमें क्लास नोट्स में डाल रहा हूं, आप इसको एक बार जरूर कंसिडर करिएगा। बट सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको अभी समझा देता हूं आपको कि ये क्वेश्चन बोलता क्या है। चलिए ये क्वेश्चन और ये रहा उसका सॉल्यूशन मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन का। ये सीबीडीटी का सर्कुलर मैं ऑलरेडी ले चुका हूं कॉम्पैक्ट में, बट ये क्वेश्चन मैं लेना भूल गया था।
चलिए, कंपाइलर के क्वेश्चन इनफ है क्या? मोर देन इनफ, इनफ नहीं मोर देन इनफ है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और क्या करोगे रे, इतना सारा तो है, और क्या करोगे? हाँ, इतना कर लो अगर अच्छे से ढंग से तो ही बहुत है। इतना कर लो तो भाई साहब 70 मार्क्स आ जाए, 70-80 मार्क्स आ जाए ढंग से अगर कर दिया जाए फॉलो इतना। तो इतने सारे क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ने 4 क्वेश्चन ले रखे, मैंने 11 क्वेश्चन ले रखे, और क्या चाहिए तुमको? चलिए, तो मैं आपको एक जो क्वेश्चन मैं जो बोल रहा था, ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने क्लास नोट्स में आपके डाल दिया, मैं लेना भूल गया था, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इसको क्लास नोट्स में डाल दिया है। चलो, क्वेश्चन क्या था समझ में आपको 2 मिनट में आ जाएगा इजीली। चलो, एक सेकेंड, सिर्फ 5 मिनट लगेगा, उसके बाद मैं आपको दे रहा हूं ब्रेक 10 मिनट का। चलो इधर देखो, क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 5, समझने की कोशिश करना। ये क्या बोलता है? मैट्रिक आईएनसी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एक्स, कंट्री एक्स में एक कंपनी है जिसका नाम है मैट्रिक्स आईएनसी, होल्डिंग 26% कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द पीलू लिमिटेड इन द इंडियन कंपनी। तो इंडियन कंपनी में वो 26% का उनका होल्डिंग है। तो ये फॉरेन का कंपनी है, और फॉरेन का कंपनी का इंडियन कंपनी में होल्डिंग है वो 26% है, ठीक है। पीलू लिमिटेड डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ द 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। तो इस ईयर में जो पीलू लिमिटेड है डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ 50 लाख, 50 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो ये जो डिविडेंड में से भैया 26% है वो फॉरेन कंपनी को मिलेगा। अब एक बात समझना, द DTAA बिटवीन इंडिया एंड कंट्री एक्स विच केम इनटू फोर्स ऑन 1/1/2018 को हुआ था, इंडिया और उस कंट्री एक्स के बीच में DTAA प्रोवाइड्स फॉर टैक्सेशन ऑफ द डिविडेंड एट 15%, सिर्फ 15% की रेट से इंडिया में डिविडेंड पे टैक्स लगेगा, ऐसा DTAA इंडिया का और कंट्री एक्स का बोलता है। देयर आफ्टर इंडिया एंटर इनटू द DTAA विद कंट्री वाई, कंट्री वाई के साथ में भी अग्रीमेंट हुआ हमारा, विच केम इनटू फोर्स ऑन द 15 मई 2018 को आया। तो भैया दूसरा अग्रीमेंट है वो कंट्री वाई के साथ में हुआ, पहला अग्रीमेंट 1/1/2018 को हुआ था, दूसरा अग्रीमेंट 15 मई 2018 को हुआ। Now the India and countrywide DTAA inter alia provides for concessional tax rate of 10% in respect of dividend। अब एक बात समझना, दूसरा अग्रीमेंट हुआ उसमें सिर्फ 10% की टैक्स रेट है। Country X is an OECD member since 2015 and country Y is also the OECD member since 2017। तो दोनों कंट्री OECD मेंबर है। Mr. Jack, CFO of the Matrix INC, seek your opinion on whether the concessional tax rate provided in DTAA with India and country Y can be availed by the resident of country X or not, and if so, are there is any further condition to be satisfied in this regard? You may assume that the protocol annexed in India DTAA with all the OECD member contain the relevant tax party clause। मींस यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज है ऑल OECD कंट्रीज के साथ में। वुड योर आंसर चेंज वाला छोड़ दीजिए। तो यहां पे आपको यह बताना है कि एक बात बताइए, अगर पहली वाली कंट्री के साथ जो अग्रीमेंट हुआ था उसमें आपने लिखा हुआ है 15% इंडिया में टैक्स लगेगा, दूसरी वाली कंट्री के साथ में हुआ था उसमें लिखा है 10% लगेगा। दोनों ही कंट्री OECD कंट्री है और दूसरी कंट्री के साथ में एग्रीमेंट बाद में हुआ है, तो क्या दूसरी कंट्री के साथ जो 10% का हुआ है उसका बेनिफिट पहली वाली कंट्री के रेजिडेंट को मिल जाएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल मिल जाएगा। आंसर इज यस, बिल्कुल मिल जाएगा। जो पहली वाली कंट्री के रेजिडेंट है उनको 10% का बेनिफिट मिल जाएगा, बट यहां पे कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है तो देखिए, ये CBDT का सर्कुलर जो मैंने आपको वहां पे समझाया था, मैं यहां CBDT का सर्कुलर बोलता है, क्लेरिफाई दैट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मोस्ट फेवर्ड क्लॉज and benefit at lower rate or restricted scope of source taxing right in relation to certain item of income including dividend provided in the India DTAA with the third state, that is country Y, in this case will be available to the first OECD state country X in the even all the following conditions are satisfied। पहली कंडीशन, क्या सेकेंड ट्रीटी जब हुई है इज एंटर्ड इनटू आफ्टर द फर्स्ट ट्रीटी, क्या फर्स्ट ट्रीटी होने के बाद सेकेंड कंट्री ट्रीटी हुई है? आंसर इज यस, बिल्कुल वैसा ही हुआ है।
तो फर्स्ट ट्रीटी होने के बाद ही तो सेकंड ट्रीटी हुई है। तो द कंडीशन इज सेटिस्फाइड एज इंडिया हैज एंटर्ड इनटू द डीटीडब्ल्यूए विद कंट्री वाई ऑन 15 मई 2018 आफ्टर इट हैज एंटर्ड इनटू द डीटीडब्ल्यूए विद कंट्री एक्स। कंट्री एक्स के साथ पहले हुई थी, दूसरे के बाद में हुई। अब दूसरी कंट्री के साथ जब डीटीडब्ल्यूए हुआ तब क्या वो ओईसीडी मेंबर है या नहीं है ना वो ओईसीडी मेंबर। तो देखो the second treaty is entered into India and state which the member of OECD at the time of the signing of treaty. Answer is yes. This condition is satisfied as India has entered into the DTW on 15 May 2018 with the country Y and country Y उस दिन पे OECD country है करके। तीसरा, इंडिया लिमिटेड टैक्सिंग राइट इन द सेकंड ट्रीटी। आंसर इज यस, क्योंकि सेकंड ट्रीटी में इंडिया जो है वो सिर्फ 10% टैक्स ले रहा है। चौथी कंडीशन आगे वाले यहां से बढ़ लेते हैं। क्या सेपरेट नोटिफिकेशन निकाला? तो यहां पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेपरेट नोटिफिकेशन निकालेगी, और अगर हमारी गवर्नमेंट ने सेपरेट नोटिफिकेशन निकाला कि 10% का बेनिफिट वो पुरानी ओईसीडी वाली कंट्रीज को भी मिलेगा, तो उस पर्टिकुलर केस में उस पुरानी ओईसीडी वाली कंट्री है उसको भी मिल जाएगा। अब एक बात समझना, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है कि वुड योर आंसर चेंज इफ कंट्री वाई हैज बिकम द ओईसीडी मेंबर इन 2020। अब एक बात बताओ, वाई के साथ अग्रीमेंट हुआ था वो हुआ है 15 मई 2018 को। वाई के साथ अग्रीमेंट हुआ है वो 15 मई 2018 को हुआ है। उस दिन वो ओईसीडी कंट्री नहीं है, ओईसीडी कंट्री 2020 में बना है करके, ठीक है। तो भैया सीधी सी बात है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का बेनिफिट का अब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन फिर सेटिस्फाइड ही नहीं होगी। क्योंकि जब सेकंड ट्रीटी साइन होती है उस दिन वो सेकंड कंट्री है वो आपका ओईसीडी मेंबर होना चाहिए, तो इस दिन ये ओईसीडी मेंबर नहीं है। तो जब ये ओईसीडी मेंबर नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, in case of country Y become the OECD member only in the year 2020, then the concessional rate of 10% cannot be applied for taxing dividend received by the Matrix Inc. from the PLU Limited. Since country Y was not OECD member on 15 May 2018 at the time when India signed the DTAA with it. Consequently, condition 2 mentioned above would not be satisfied in such a case. Hence, dividend received by Matrix Inc. from PLU Limited would be subject to the tax at the rate 15%. So ये क्वेश्चन जो है ये मैंने कवर नहीं किया है, बट मैंने इसका सॉल्यूशन कॉम्पैक्ट में दे रखा है। मतलब सॉल्यूशन कॉम्पैक्ट में मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ ये क्वेश्चन कवर करना रह गया था। तो टोटल आपके इस टॉपिक के 11 क्वेश्चन हो गए करके, ठीक है। 11 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो अपन सब क्वेश्चन देख चुके हैं, सिर्फ आपका एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अभी मैं पढ़ाऊंगा, वियना कन्वेंशन लॉ ऑफ ट्रीटी को, वीसीएलटी को मैं अभी पढ़ाऊंगा इसके ब्रेक के बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो हो गए, इसी में से क्वेश्चन रिपीट होंगे। आप देखो ना, इसी में से तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है उसी में से बार बार रिपीट हो रहे हैं। बार बार जो रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखोगे तो यही क्वेश्चन है वो एज इट इज एग्जाम में रिपीट होने वाले हैं। एकदम सस्ते सस्ते क्वेश्चन आते हैं, 3-3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। इस बार इस टॉपिक से नहीं आया था, मतलब लास्ट एग्जाम जो गया नवंबर 2023 वाला एग्जाम, उसमें इस टॉपिक से नहीं आया था, दूसरे टॉपिक से आया था। जो अगला टॉपिक है बैप से, उससे आया था। वो क्या आया था मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद में नवंबर 2022 में ये आया था स्टैटिक अप्रोच और एम्बुलेटरी अप्रोच। इसके नाम बड़े डिफिकल्ट है बट मीनिंग एकदम ईजी है। ये टॉपिक है इजी करके, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो है इजी बट इसके नाम बड़े डिफिकल्ट है। नाम इस पढ़ने में देखेंगे भाई स्टैटिक अप्रोच क्या होता है, एम्बुलेटरी अप्रोच क्या होता है करके, ठीक है। नाम इतने डिफिकल्ट है ना कि भाई लिबरल इंटरप्रिटेशन नाम देखोगे तो भैया यहाँ पे दे रखा है कॉन्टेपोरेनिया एक्सपोजिटो। तो मतलब ऐसा देखने में लगेगा यार कुछ अलग ही पढ़ रहे हैं करके, ठीक है। सच में कुछ तो भारी रहेगा बट देखो इतना कोई मीनिंग इसका इजी है। आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू विद द सिंपल मीनिंग। जो मैं कर सकता था वो मैंने किया है। आप एक काम करिए, ब्रेक लीजिए और 10 मिनट का आपके पास ब्रेक है। एग्जैक्टली 10 मिनट के बाद चालू करेंगे, बट इस 10 मिनट में एक बार पूरे जितने भी क्वेश्चन है उनको आप ओवरव्यू कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ के। 3 को छोड़ के बाकी जब क्वेश्चन है उसको आप ओवरव्यू कर लीजिए। चलिए डन। तो चलिए ये टॉपिक है बट सिंपल। देखो आप क्वेश्चन देख लो ना, मैंने एग्जाम के लास्ट के क्वेश्चन लिए आपके लिए। एग्जाम का जुलाई 2021 का क्वेश्चन लिया, उसके बाद में तुम्हारा दिसंबर 2021 का क्वेश्चन लिया, उसके बाद तुम्हारा नवंबर 2022 के क्वेश्चन लिया। तो क्वेश्चन तो भैया इजी आ रहे, ऐसा कोई है नहीं। चलो यस यस यस, चलिए आप ब्रेक लीजिए 10 मिनट का, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।